हाय एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं सब? तो आज आपका यहाँ पर डिस्कशन रहेगा मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स के लिए। हमारे पीवाई की सीरीज यहाँ पर 2026 की ऑलरेडी यहाँ पर चल रही है। आई होप इसके पहले की वीडियोस भी आपने अच्छे तरीके से देख लिए हैं। अगर मैं स्पेसिफिकली मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स की बात करूं बच्चों, तो इसके अंदर टोटल मिला के आपके 16 सवाल मिले हैं। मैट्रिसेस से 12 एंड डिटरमिनेंट से 4, जो रेशो लगभग ऐसे रहता है। इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर मैट्रिसेस पे बेस्ड क्वेश्चन थोड़े से ज्यादा पूछे जाते हैं डिटरमिनेंट्स के कंपैरिजन में। एंड अगर आप ओवरऑल भी नोटिस करते हैं तो 10 शिफ्ट्स में अगर आपको 16 सवाल मिले हैं, सो दैट्स अ वेरी गुड नंबर, है ना। मतलब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंस है मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स का, जो हर साल आपको यहाँ पे बताया जाता है, वो इस साल भी मेंटेन था। ज्यादा यहाँ पर बदलाव नहीं हुए हैं इवन इन द पैटर्न ऑफ द क्वेश्चंस। क्योंकि अगर आप यहाँ पे सारे ही पैटर्न्स को अगर एनालाइज करेंगे साथ में बैठकर, सो यू रियलाइज कि जो हम यहाँ पे आपको बार बार क्लासेस में बोलते हैं ना कि हायर पावर वाले क्वेश्चंस का स्टडी अच्छी तरीके से कर लो, है ना। उसके बाद में आपके जो एडजॉइंट इनवर्स के डिटरमिनेंट वाली प्रॉपर्टीज हैं, है ना, उन पे बेस्ड क्वेश्चंस आपके काफी फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। रेगुलर क्रेमर रूल के क्वेश्चन तो आते ही आते हैं। ये सारी ही जो हमने यहाँ पे आपको पहले से बता के रखे हैं सारी चीजें, वो सब आपका यहाँ पर भी ऐसे ही देखने के लिए मिला है ना। हर बार की तरह यहाँ पर आपका पैटर्न में मतलब कोई ज्यादा बदलाव नहीं है। लेवल ऑफ क्वेश्चन की अगर मैं यहाँ पे बात करूं, देन दैट इज ऑल्सो प्रिटी ओके, है ना। बहुत ज्यादा यहाँ पे लेवल ऊंचा नहीं है, लेकिन हाँ एक दो क्वेश्चन ऐसे डेफिनेटली आपको देखने के लिए मिलेंगे जो हम डिस्कस भी करेंगे आज के वीडियो में, जो थोड़े से लेंथी डेफिनेटली उन्होंने बनाए हैं। एंड लेट अस गेट स्टार्टेड, ताकि आप भी यहाँ पर एक एक करके रियलाइज कर पाएं कि कैसा आपका यहाँ पे इस चैप्टर का इन्वॉल्वमेंट रहा, है ना, जेई मेन के जनवरी अटेम्प्ट के अंदर, ताकि आप अप्रैल अटेम्प्ट में, है ना, कैसा हो सकता है उसको थोड़ा सा यहाँ पर जो है दिमाग में रख के पेपर देने जाओगे। दैट इज द मेन एजेंडा हियर, है ना। लर्निंग डेफिनेटली इज वन ऑफ द एजेंडाज, लेकिन ऑल्सो अंडरस्टैंडिंग द पैटर्न एंड देन वर्किंग ऑन इट, है ना। आपकी जहाँ पे भी वीकनेसेस हैं, जो भी आपको लगता है कि आपने कुछ चीज़ें यहाँ पे अभी नहीं पढ़ी हैं, उनको पढ़ लो अभी भी, राइट। सो आपका यहाँ पे स्कोर ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा। पहला सवाल देखते हैं, है ना। टॉप क्वेश्चन हम यहाँ पे करने वाले हैं। पहला सवाल आपका यहाँ पे देखो क्या दिया है इन्होंने। ए मैट्रिक्स दे दी, बी मैट्रिक्स दे दी, ठीक है ना। उसके बाद में ये जो इक्वेशन है सॉल्व करवाने के लिए आपको लेकिन ए की पावर 15 तक जाना पड़ेगा। मतलब ये क्वेश्चन कौन सी कैटेगरी का है? बहुत ही क्लियरली ये आपका हायर पावर आइडेंटिफाई करने वाला सवाल है, जिसके अंदर पैटर्न रिकॉग्निशन हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ निकल कर आएगा, राइट। क्योंकि अगर पैटर्न नहीं आएगा तो क्या हम ए की पावर 15 तक एग्जाम में बैठ के सॉल्व करेंगे? ये तो हो ही नहीं सकता, राइट। मतलब कुछ ना कुछ पैटर्न तो आना ही चाहिए। तो ये अपने आप में काफी कॉन्फिडेंस देने वाली बात है कि यार इतना बड़ा पावर इन्होंने पूछ लिया है, मतलब पैटर्न वाला ही क्वेश्चन है, ठीक है ना। सो ऐसा आपको यहाँ पे सोचना होता है पेपर में। सो अगर आपके पास में ए ऑलरेडी अवेलेबल है ना, तो आप क्या निकालोगे यहाँ पे? ए स्क्वायर निकालोगे। क्या करना है उसके लिए? बस ये जो मैट्रिक्स है 3 - 4 1 - 1, उसको खुद के साथ में मल्टीप्लाई कर लो। 3 - 4 1 - 1 मल्टीप्लाई करते हैं कैसे, है ना, रो बाय कॉलम मल्टीप्लाई करेंगे। सो 9 - 4 हो जाएगा यहाँ पे, मतलब 5 आना चाहिए। उसके बाद में आपका यहाँ पे दिस इंटू दैट करो, सो -12 एंड +4, मतलब यहाँ पे -8 आना चाहिए। नीचे अगर हम आते हैं तो आपको 3 एंड -1 करके कितना 2 मिलने वाला है, एंड लास्ट -4 एंड +1 करके आपको -3 मिलने वाला है, राइट। सो दिस इज व्हाट वी हैव एज द ए स्क्वायर का वैल्यू। एक वैल्यू और निकाल लेते हैं, ए क्यूब निकाल लेते हैं। तो ए क्यूब के लिए क्या करेंगे? जो ऑलरेडी आपने यहाँ पे अभी ए स्क्वायर निकाला है उसके अंदर फिर से क्या मल्टीप्लाई करवा लो। उसके अंदर आप यहाँ पे जो ओरिजिनल ए था 3 - 4 1 - 1, ये मल्टीप्लाई करवा लो। कितना होना चाहिए इस केस में? इस केस में आप यहाँ पे देख सकते हो दिस इंटू दैट, तो 15 - 8 मतलब यहाँ पे 7 आ जाएगा। आगे आपका -20 एंड देन +8 मतलब -12 आ जाएगा। नीचे अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे आपके उसमें 6 और -3 मतलब 3 आना चाहिए। एंड देन यहाँ पे अगर आप देखोगे तो -8 और 3 करके -5 आना चाहिए, राइट। एंड आई गेस इतना इंफॉर्मेशन हमारे पास में काफी सफिशिएंट है। यू शुड नॉट वांट टू गो टू ए की पावर 4, है ना। आपको क्लियर होना चाहिए कि 3 भी टर्म्स मेरे पास में अगर किसी सीक्वेंस के होते हैं तो हम उस सीक्वेंस के बारे में यहाँ पे काफी अच्छे से कमेंट कर पाते हैं, है ना। सो दैट इज द आइडिया कि हम यहाँ पे अब डायरेक्टली ए की पावर n लिखने की कोशिश करेंगे। ए की पावर n लिखने की कोशिश करेंगे डायरेक्टली, ठीक है ना। अच्छा, सो ए की पावर n इन जनरल कैसे लिखा जाना चाहिए? सो अगर मैं पहले एलिमेंट्स को यहाँ पे कंपेयर करता हूं तो मेरे पास में देखो क्या क्या है। मेरे पास में पहले तो 3 था इस लोकेशन पे, स्क्वायर करके यहाँ पे 5 आ गया एंड क्यूब करके 7 आ गया। तो क्या ये नंबर्स ऑलरेडी आपको बहुत अच्छे लग रहे हैं क्या? 3 है, फिर 5 है, फिर 7 हो गया। ये तो ऑड नंबर्स ही है, राइट। ये 2n+1 वाला कैटेगरी है कि नहीं? 2n+1 यहाँ पे आप डायरेक्टली मेंशन कर सकते हैं कि ये आपका बेसिकली फर्स्ट एलिमेंट बनेगा फॉर एनी वैल्यू ऑफ n। अगर आप चाहो तो 1 2 एंड 3 डाल के देख सकते हो, सारे वैल्यूज आपके मैच कर रहे हैं। वैसे आपको पैटर्न रिकॉग्नाइज करना है ये सेकंड वाले एलिमेंट के लिए। यहाँ पे -4 है, यहाँ पे -8 हो गया, यहाँ पे -12 हो गया। तो आई गेस ये तो बहुत ही सिंपल है। -4n यहाँ पे आना चाहिए, -4n आना चाहिए, राइट। क्योंकि आपने यहाँ पे फर्स्ट वाले में -4 था, फिर -8 हो गया, डबल होती जा रही है, ट्रिपल हो गई चीजें। तो यहाँ पे -4n प्रीटी श्योर कि यही आपका एलिमेंट बन रहा है।
वैसे अगर आप यहाँ पे नीचे वाले में देखते हैं तो क्या पैटर्न यहाँ पे 1 था, फिर यहाँ पे 2 हो गया, फिर यहाँ पे 3 हो गया। अच्छा, ये तो सबसे बेसिक वाला ही है, यहाँ पे मतलब जो भी पावर है उतना ही बेसिकली यहाँ पे एलिमेंट बन रहा है। एंड लास्ट जो आपका यहाँ पे एलिमेंट है उसके अंदर क्या क्या है, -1 है, फिर -3 है, फिर -5 है। ये भी ऑड नंबर्स ही हैं, लेकिन ये स्टार्ट कहाँ से हो रहे हैं, ये -1 से स्टार्ट हो रहे हैं। माइनस साइन अलग कर लो, ये कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, ये 1 से स्टार्ट हो रहे हैं। मतलब ये 2n-1 बनेगा, ना कि 2n+1। बस इस सवाल में मेन आपका जो यहाँ पे रिकॉग्निशन था पैटर्न का वो कंप्लीट हो चुका है। अब आप a की पावर 15 अगर लिखना चाहते हैं तो कौन सी बड़ी बात है, आपको यहाँ पे n की जगह बस 15 इस्तेमाल कर लेना है। तो यहाँ 31 आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका -60 आ जाएगा। उसके साथ में यहाँ अगर आप देखेंगे तो 15 और यहाँ पे आपका इसमें -29 बनना चाहिए। अब आपको क्या करना है, इसके अंदर b ऐड करना है ना। b ऐड करके हम यहाँ पे उसके अंदर x और y वाला क्वांटिटी भी मल्टीप्लाई करवाने वाले हैं। तो सारी चीजें एक एक करके अब लिखते चलते हैं। तो आपको यहाँ पर करना है a की पावर 15 प्लस b, राइट, डायरेक्टली कर लें, है ना। यहाँ से a की पावर 15 देख लो, यहाँ से b देख लेना। तो 31 एंड 29 -29, 31 एंड -29 तो कितना हो जाएगा, ये 2 के बराबर आएगा। फिर -60 एंड 49 मतलब कितना हो जाएगा, यहाँ से 11 मतलब -11 बचेगा। उसके बाद में 15 एंड -13 तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। एंड यहाँ पे -29 एंड 18 तो यहाँ पर भी आपका कितना आ रहा है, -11 ही एक्चुअली बन रहा है, ठीक है ना। तो बहुत ही शानदार चीज आ गई। अब इसके अंदर अगर आप XY मल्टीप्लाई करवाने के बारे में सोचो, ठीक है ना, क्या सोचेंगे कि यार ये जो हमारे पास में a की पावर 15 प्लस b है, इसमें अगर मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ ये कॉलम मैट्रिक्स x और y, तो होगा क्या, उसके आगे चिपका के लिख दो बस यहाँ पे 2 - 11 2 - 11, उसके अंदर मल्टीप्लाई करवा रहे हैं XY, तो कितना बनना चाहिए यहाँ पे, दिस इनटू दैट करके आपके इसमें 2x - 11y बनेगा, 2x - 11y। और ऐसे अगर आप सेकंड को मल्टीप्लाई करोगे तो भी सेम ही चीज बनने वाली, राइट। और इसको कंपेयर किसके साथ कर रहे हैं, 0 के साथ ही कंपेयर कर रहे हैं। तो इसको अगर आप 0 के साथ कंपेयर कर रहे हो मतलब आपके यहाँ पे इक्वेशन जो है वो क्या आ गई, आपकी जो इक्वेशन है वो सिंपली बस इतनी सी ही बन रही है, नॉट एनीथिंग मोर देन दैट। आपकी इक्वेशन मात्र इतनी सी बन रही है कि 2x - 4y 2x - 11y इज इक्वल टू 0, है कि नहीं। तो अगर ऐसा है तो आपका 2x और 11y बराबर होना चाहिए, और इसके लिए मेरे ख्याल से अब आप कोई एक ऑप्शन डेफिनेटली ढूंढ सकते हैं, ठीक है ना। जल्दी बताइए, क्या आप यहाँ पे कोई ऑप्शन ढूंढ पा रहे हैं। 2x + 11y 2x = 11y मतलब क्या हो जाएगा, आई थिंक थर्ड ऑप्शन यहाँ पर आपका सही बैठ रहा है क्या, ध्यान से देखो, क्योंकि अगर आप यहाँ पे x को 11 करते हो y को 2 करते हो तो दोनों साइड यहाँ पे इक्वल हो जाएगा। ये बेसिक सा आपका यहाँ पर जो है पैटर्न रिकॉग्निशन वाला सवाल था। सो नथिंग न्यू इन दिस, राइट। इस तरह के सवाल आपने यहाँ पे पहले भी करके रखे हैं एंड एक्सपेक्टेड है कि आगे भी इस तरह के सवाल आपके आते ही रहेंगे, राइट। और एक सवाल देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव इज दिस, a दिया है b नहीं दिया है, और a की पावर 100 जो है वो आपका जो है लेकिन दिया है b के टर्म्स में, और फिर अब b के भी हायर पावर यहां पर आपसे पूछे, तो ये सवाल भी क्या है, हायर पावर वाला ही आपका सवाल है, राइट। और इस बार तो 100 पावर तक जा रहा है। लेकिन अब यहां पे ध्यान से देखो कि इन्होंने यहां पे जो रिसाइकल की है मैट्रिक्स वो कितनी शानदार है, 3 - 4 1 - 1। एग्जैक्टली इसी मैट्रिक्स के साथ में अभी हमने एक और क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व किया है। ये 21 जनवरी शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है और ये 28 जनवरी शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है, ठीक है ना। थोड़ा एक हफ्ते बाद में यहाँ पर जो पेपर हुआ तो उसमें इन्होंने वही सेम मैट्रिक्स इस्तेमाल कराई है। तो एक मेथड तो ऑब्वियसली ये हो सकता है कि हम यहाँ पे देखें कि यार ये जो मैट्रिक्स है इसके हायर पावर निकालना स्टार्ट करें, हायर पावर निकालना स्टार्ट करेंगे, a की पावर n यही आ जाएगा। एक बार ये आपका n आ जाता है तो यहाँ पे 100 डालने में कोई दिक्कत थोड़ी है, आप यहाँ पे 100 डाल दोगे, आपका 201 और ये सारी चीजें यहाँ पर आपकी आ जाएंगी, और उसको फिर आप यहाँ पे कंपेयर कर सकते हो विद दिस, है ना। i को इस तरफ लेके जाना, 100 से डिवाइड कर देना तो आपको b मैट्रिक्स मिल जाएगा। b मैट्रिक्स मिल जाएगा तो उसकी हायर पावर आप कैलकुलेट करके बता सकते हो। सो दैट डेफिनेटली इज गोइंग टू बी वन ऑफ द अप्रोचेस। लेकिन इसके अंदर और एक अलग तरीके से आपको सॉल्व करना सिखाता हूं, और क्या आप यहां पे कर सकते थे। और ये जो एक इंट्यूजन अभी यहां पर आ रहा है, एक अलग मेथड जो हम यहां पे इसके अंदर डिस्कस कर पा रहे हैं, वो इसलिए है क्योंकि आपको a⁻100 एक पर्टिकुलर तरीके से दे रखा है। क्योंकि ये जो इंट्यूजन अभी यहां पर मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूं कि यार हमने क्या करना चाहिए, ये पिछले क्वेश्चन में पॉसिबल नहीं था। हालांकि मैट्रिक्स सेम है, एग्जैक्टली सेम मैट्रिक्स है, लेकिन पिछले क्वेश्चन में वो हायर पावर वाला पैटर्न रिकॉग्निशन वाला थॉट ही एक्चुअली ज्यादा इन लाइन है विद द इंट्यूजन, इसलिए हम और कुछ मेथड वहां पे आपको सजेस्ट नहीं कर रहे थे। लेकिन यहां पे क्योंकि हमें दिखाई दे रहा है कि यार ये 100 वगैरह कहीं ना कहीं नीचे उतर रहा है, ऐसा लग रहा है ना कि यार ये ऐसा लग रहा है कि यार 100 और यहां भी है तो ये 100 नीचे उतर कर आ गया। तो ऐसा आपको दिखाई देता है जब हम क्या करते हैं, जब हम यहाँ पे 1 + x की पावर n करते हैं और फिर ऐसा मानते हैं कि हम उसका अप्रोक्सीमेशन कर रहे हैं। सोच रहे हो 1 + x की पावर n का अप्रोक्सीमेशन 1 + nx होता है। सो वैसा कुछ यहाँ पे शायद बन रहा होगा। ये इंट्यूजन हमें अगर आता है तो हम यहाँ पे सोचेंगे, अदरवाइज क्यों सोचेंगे, राइट। तो हम यहाँ पे क्या सोच सकते हैं कि यार ये जो a मुझे यहाँ पे देकर रखा है, क्या मैं इसके 2 टुकड़े कर सकता हूँ,
इस तरीके से कि मैंने यहां पे इसके अंदर से एक आई अलग निकाल लिया, राइट। अगर मैं इसके अंदर से एक आई अलग निकालना चाहता हूं तो यहां पे कितना बचेगा 2, यहां पे हो जाएगा -2, ताकि दोनों मिलके वापस सेम वैल्यूज क्रिएट करेंगे और यहां पे -4 और 1 तो आपको मिलने ही वाला है, राइट। ऐसे कुछ आपके पास में यहां पे बना है। तो आप क्या कर सकते हैं, ये जो नया मैट्रिक्स आपके पास में आया है इसको थोड़ी देर के लिए सी बोल सकते हैं और ये तो आपका आगे वाला मैट्रिक्स आई है ही है। सो अब आप यहां पे क्या करो, आप यहां पे ऐसा ट्राई करो कि आप इसी का कोई हायर पावर निकालने की कोशिश करो। अगर आप यहां पे इस c का हायर पावर निकालने की कोशिश करते हैं, लेट से आप c² निकालते हैं तो देखो क्या हो जाएगा 2 -4 1 -2, इसके साथ में आएगा आपके इसमें वापस 2 -4 1 -2। अगर आप यहां पे आप स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, दिस इंटू दैट, ये बनेगा आपका +4, यहां से आएगा -4 मतलब 0, फिर यहां से आएगा -8, यहां से आएगा +8 तो फिर से 0, यहां से आएगा 2, यहां से -2 मतलब ये आ जाएगा फिर से 0, यहां से -4, यहां से +4 मतलब फिर से 0। मतलब c² क्या हो गया आपका यहां पे नल मैट्रिक्स हो गया है। ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है हमारे लिए, क्योंकि एक बार अगर c² आपका नल मैट्रिक्स हो गया तो c³ c⁴ जो भी आप हायर पावर यहां पे बोलते हैं वो सब आपके क्या हो जाएंगे, नल मैट्रिसेस ही बनने वाले हैं, ठीक है ना। तो ये चीज आप यहां से कंक्लूड कर सकते हैं फॉर दिस मैट्रिक्स C, जो कि एक्चुअली सवाल में पहले कहीं दिखाई नहीं दे रही थी, बट दैट इज द डायरेक्शन दैट वी वांट टू गो। हम बोल रहे हैं कि अच्छा ठीक है, आपका यहां पे c⁴n आपका क्या होगा, बेसिकली एक नल मैट्रिक्स होगा व्हेनेवर यू आर सेइंग कि n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, ठीक है। अब हम यहां पे अगर देखते हैं कि आपको जो यहां पे a⁴100 निकालना है वो कैसे कैलकुलेशन में आने वाला है। सो आपका जो a⁴100 है वो बेसिकली अब क्या हो जाएगा, वो बेसिकली c+i⁴100 होने वाला है, राइट। c+i⁴100 या i+c⁴100 लिखेंगे तो मेरे ख्याल से और अच्छा लगेगा यहाँ पे, इट विल गिव यू द फीलिंग कि अच्छा वो अप्रोक्सीमेशन जैसे कुछ हो रहा है यहाँ पे, राइट। सो अगर मैं यहाँ पे बायनोमियल की मदद से यहाँ पे इसको ओपन करूं, और बायनोमियल वाला फॉर्मूला हमारा कब लगता है, जब जो इन्वॉल्व मैट्रिसेस होती हैं वो कम्यूट करें, तो आई के साथ में यहाँ पे हमेशा मैट्रिसेस कम्यूट करती हैं, इसलिए आप बायनोमियल की मदद से इसको ओपन कर सकते हो, राइट। लेकिन जैसे मैं यहाँ पे ओपन करूंगा, फर्स्ट तो आपका यहाँ पे मैट्रिक्स आई ही बनने वाला है, अगला वाला जो बनेगा वो 100C1 के साथ में सी आएगा, सी नाम का मैट्रिक्स। लेकिन इसके बाद में जो भी कुछ आने वाला है वो तो सीधे सीधे क्या हो जाएगा, वो सीधे सीधे आपका नल मैट्रिक्स ही बनने वाला है, यस और नो, क्योंकि उसके आगे c² c³ ऐसे करते करते c⁴100 तक हम जाने वाले हैं। तो यहां पे कुछ आपके उसमें और आएगा ही नहीं, इसके अंदर 2 ही टर्म्स आपके पास आने वाले हैं, राइट। सो ये क्या हो जाएगा आपके उसमें, ये बनेगा आपका i+100 टाइम्स ऑफ c मैट्रिक्स। सो आपने यहां पे क्या कंक्लूड कर दिया है कि a⁴100 जो है ना, इट विल लुक लाइक दिस। क्या है ये, आपने कंक्लूड कर दिया है कि आपका a⁴100 इस तरह से दिखने वाला है, लेकिन इन्होंने तो ऑलरेडी बोल के रखा है ना कि आपका a⁴100 कैसा दिखना चाहिए था। तो अगर आप यहां पे कंपेयर करोगे तो ये सीधे सीधे हमें दिखाई दे रहा है कि जो C है ना, जिसको हमने C बोला है वही एक्चुअली B है, जिसको हमने C बोला है वही एक्चुअली आपका B भी है। एंड इफ दैट इज ट्रू, तो आप यहां पे अब बड़े कॉन्फिडेंस के साथ में इसकी हायर पावर निकाल सकते हैं क्या, सिंस यहां से हमें पता चल रहा है कि आपका जो B है वो C के ही बराबर है। सो आपका यहां पे b⁴100 जो है, क्या वो c⁴100 के बराबर होगा, और क्या ये नल मैट्रिक्स है, ये हम ऑलरेडी बोल चुके हैं, यस और नो, ये तो हम ऑलरेडी यहां पे कमेंट कर चुके हैं कि आपके एक नल मैट्रिक्स है। सो दिस यस ऑब्वियसली इज आल्सो वन ऑफ द अप्रोचेस ऑफ सॉल्विंग दिस क्वेश्चन, बट अगेन आपके यहां पे इस तरह के जो बायनोमियल एक्सपांशन वाले कुछ क्वेश्चंस हैं ये आपके पहले किए हुए होना चाहिए, तभी आप यहां पे एग्जाम में इतने लिमिटेड समय में इस डायरेक्शन में सोच पाओगे कि शायद यहां पे आई अलग निकालकर फायदा हो सकता है। इसलिए मैंने यहां पर आपको बोला कि देखो पिछले क्वेश्चन में तो वैसे भी यहां पे ज्यादा हमारे पास में कोई सपोर्टिंग इस तरह से जो है पॉसिबिलिटी नहीं निकल कर आ रही थी, अदरवाइज यही सेम काम आप पिछले क्वेश्चन में भी कर सकते हो। a⁴15 निकालने के लिए भी आप यहां पे यही सेम काम करोगे, तो आप यहां पे क्या रियलाइज करोगे, है ना, रादर देन डूइंग a⁴15 यहां पे आप i+c⁴15 लिखोगे तो ये क्या हो जाएगा, i+15c हो जाएगा। तो सेम मेथड ये वाला इस्तेमाल करके भी आप पिछले क्वेश्चन को आंसर कर सकते हो, लेकिन पिछले क्वेश्चन में आप ऐसा करोगे क्यों, आपके पास में कोई मोटिव वहां पे नहीं, राइट। सो दैट इज हाउ डिपेंडिंग अपॉन द पैटर्न ऑफ द क्वेश्चन आपके मेथड यहां पे अलग अलग पॉसिबल हो पाते हैं, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अभी के लिए, लेकिन मेरे ख्याल से आपका आंसर यहां पे आ जाना चाहिए। देन द सम ऑफ द एलिमेंट्स कितना आ जाएगा यहां पे, ऑब्वियसली 0 के बराबर आपका आ जाना चाहिए, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव इज दिस, ये वाला सवाल आपका फिर से स्टैंडर्ड क्वेश्चन आ गया। डिटरमिनेंट की वैल्यू देकर रखिए और आपको यहाँ पे कोई गंदा सा एक्सप्रेशन दिया है उसको आपको सिंप्लीफाई करके बताना है, ठीक है ना। सो बहुत ही रेगुलर क्वेश्चन है, लेकिन जिस तरह से हम यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं, अगर आप वैसे सॉल्व नहीं करते हैं तो आप यहाँ पे एक बार देख लो, ठीक है। क्योंकि मैंने काफी अलग अलग तरीके से इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का ट्राई किया है, एंड अल्टीमेटली मुझे जो अच्छा लगा अप्रोच वो मैं आपके साथ में शेयर करता हूँ, ठीक है ना, एडजॉइंट। क्योंकि अलग अलग टीचर्स अलग अलग बुक्स जो है
अलग अलग तरीके से बेसिकली इस तरह के एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई कर रहे होते हैं। सही गलत तो देखो कुछ भी नहीं है ना, लेकिन बेटर कौन सा ही है डेफिनेटली सवाल उठ सकता है, राइट। सो मुझे यहाँ पे बेटर क्या लगता है बताता हूं मैं। यहाँ पे मुझे बेटर ये लगता है कि पहले तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जो भी कॉन्स्टेंट्स का यहाँ पर बीच में इन्होंने यहाँ पे जो है गंदगी देके रखी है उसको मैं अलग करना चाहता हूँ, ठीक है ना। सो कॉन्स्टेंट्स की गंदगी अलग कैसे की जाती है, मैं पहले यहाँ पे सबसे अंदर वाला जो कॉन्स्टेंट है उसको पकड़ता हूँ, ये 2 को पकड़ते हैं, ठीक है ना। फिर देखते हैं कि इसकी जर्नी कैसे रहेगी। सबसे पहले ये इस एडजॉइंट के बाहर जाएगा। अगर ये इस एडजॉइंट के बाहर जाएगा तो क्या लेके जाएगा, पावर। अगर ए का यहाँ पे जो आपका ऑर्डर है वो 3 है, मतलब आपका यहाँ पे ये 2 पावर लेके बाहर जाएगा, एक कम पावर लेके कांस्टेंट बाहर निकलता है, ठीक है ना। तो ये कितना बनेगा, 2/2 बनेगा। अब ये 2/2 ऑलरेडी बन चुका है, लेकिन अब क्या करेगा, ये इस एडजॉइंट के बाहर जाएगा। अब ये इस एडजॉइंट के बाहर जब जाएगा तो क्या बनेगा, ये फिर से जो है 2 पावर फर्दर लेके बाहर जाएगा, सो ये 2/4 बन जाएगा। और अब यहां से ये 2/4 जो है ये फर्दर इस एडजॉइंट के बाहर जाएगा तो क्या होगा, अगर ये इस एडजॉइंट के बाहर जाएगा तो ये एक बार फिर से पावर 2 लेके बाहर जाने वाला है, मतलब ये कितना हो जाएगा, 2/8 हो जाएगा, राइट। यहां तक की कहानी क्लियर है। लेकिन अब ये डिटर्मिनेंट के बाहर जाएगा। अभी तक तो ये एडजॉइंट के ही बाहर जा रहा था, ठीक है ना, पहला एडजॉइंट, दूसरा एडजॉइंट और तीसरा एडजॉइंट। तो यहाँ पे 2/8 ऑलरेडी इसने यहाँ पर जो है अपनी पावर बना ली है। अब ये क्या है, ये डिटर्मिनेंट के बाहर जाएगा, तो डिटर्मिनेंट के जब ये बाहर जाता है तो ये पूरी पावर लेके बाहर जाता है। जैसे यहाँ पे एक कम पावर लेके बाहर जा रहा था, है ना, 3 पहले था तो हम 2 पावर लेके इसको बाहर भेज रहे थे। अब हम इसको कितना पावर लेके बाहर भेजेंगे, एग्जैक्टली 3 पावर लेके ही बाहर भेजेंगे। डिटर्मिनेंट के बाहर आते समय पूरी n पावर लेके बाहर आता है, तो ये टोटल 3 पावर लेके बाहर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2/24 हो जाएगा। इज दैट फाइन। इसकी भी पावर क्योंकि 3 कर दी हमने, और ये जो भी हमने काम इसके साथ में किया है यही सेम काम हम किसके साथ में करना चाहते हैं, ये हम 3 के साथ में भी करना चाहते हैं। कि 3 को देखो ध्यान से, ये कैसे कैसे बाहर जाने वाला है, ये सबसे पहले यहां से बाहर आएगा, राइट। सो एक एडजॉइंट इसने क्रॉस किया, अगर इसने एक एडजॉइंट क्रॉस किया है तो ये 3 स्क्वायर बन के बाहर आया है। और फिर क्या होगा, ये भी अब डिटर्मिनेंट के बाहर आने वाला है। ये अगर डिटर्मिनेंट के बाहर आएगा तो ये क्या बनेगा, फिर ये फिर से यहाँ पे 3/6 बन जाएगा, है ना, क्योंकि ये 3 पावर लेके बाहर आने वाला है। सो अल्टीमेटली आप यहां से अगर कॉन्स्टेंट्स की गंदगी अगर पूरी बाहर निकाल लेते हैं, सो दिस इज द एक्सप्रेशन दैट यू शुड बी राइटिंग इन द नेक्स्ट स्टेप। समझे क्या? तो आपका नेक्स्ट स्टेप में जो एक्सप्रेशन निकल कर आ रहा है दैट शुड बी समथिंग लाइक दिस, कि ये 3/6 बन चुका है बाहर, उसके साथ में 2/24 भी आ चुका है। एंड देन अंदर आपके उसमें क्या क्या बचा है, अंदर आपके उसमें यहाँ पे एडजॉइंट है, फिर यहाँ पे फिर से एक एडजॉइंट है, एंड देन अंदर कोई तो मेट्रिसेस अब फर्दर हमें दिखाई दे रही हैं, राइट। ग्रेट। सो अब यहाँ पे अगला स्टेप क्या होता है, अगला स्टेप आपका ये होता है कि आपको लाइन से जितने भी एडजॉइंट्स दिख रहे हैं वो वाला कॉन्सेप्ट आप यहाँ पे इस्तेमाल करो, ठीक है। मैं बोलता हूँ कि देखो ये भी कोई तो मैट्रिक्स ही है ना, a² इंटू एडजॉइंट है, ये भी कोई तो मैट्रिक्स ही है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे उस मैट्रिक्स के एडजॉइंट के डिटरमिनेंट वाला फॉर्मूला पहले यहाँ पे लगाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अच्छा, तो अगर मैं ये अप्लाई करता हूं तो क्या हो जाएगा, इसके अंदर 3/6 यहाँ पे पहले से लिखा हुआ है, उसके बाद में 2/24 पहले से लिखा हुआ है, एंड देन एडजॉइंट वाला फॉर्मूला क्या कहता है कि जो आपकी अंदर वाली मैट्रिक्स है विच इज बेसिकली a² इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, उसके डिटरमिनेंट की पावर में क्या जाएगा, n-1 का स्क्वायर जाएगा। n-1 का स्क्वायर क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2 एडजॉइंट्स है, ठीक है ना। सो n-1 का स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका बेसिकली 2 का स्क्वायर मतलब 4, राइट। ये हमने क्या किया, अगला स्टेप भी यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लिया। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अपने एडजॉइंट की अगली वाली प्रॉपर्टी इस्तेमाल करेंगे कि हम यहाँ पे इनको अलग अलग कर सकते हैं। तो ये a² का डिटरमिनेंट अलग कर लो एंड एडजॉइंट ऑफ a का डिटरमिनेंट भी अलग कर लो। इसकी पावर में 4 तो हमारे पास में अलग से मौजूद रहेगा ही, है ना, 3/6 एंड यहाँ पे 2/24 भी हमारे पास पहले से रहेगा ही। सो यहाँ पे a² का डिटरमिनेंट एंड a के डिटरमिनेंट का स्क्वायर सेम होता है, मतलब यहाँ पे कितना आ जाएगा। इनफैक्ट यहाँ पे और क्या कर सकते हैं आप, इसको पहले a के डिटरमिनेंट का स्क्वायर रहने ही दो, राइट। उसके बाद में यहाँ पे भी इसको क्या कर लो, ये भी a के डिटरमिनेंट का स्क्वायर ही है, जल्दी से एक बार कंफर्म कर दो, क्योंकि यहाँ पर एडजॉइंट a की बार लिखा है ना, तो यहाँ पे अंदर वाली मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट के पावर में n-1 आएगा। यहाँ पे क्या हुआ था, 2 एडजॉइंट थे तो n-1 का स्क्वायर आया था, राइट। अच्छा, इफ दिस इज द केस तो यहाँ पे ओवरऑल कितना हो जाएगा, डिटरमिनेंट a की पावर में 16 बनने वाला है। अलॉन्ग विद ऑल दीज values 3/6 2/24 यहाँ पे डिटरमिनेंट ऑफ a की पावर में 16 भी आएगा। एंड नाउ यू कैन बेसिकली पुट इन द वैल्यू 6 के भी 2 टुकड़े कर सकते हो, है ना। 2 वाला टुकड़ा इसके साथ में जुड़ जाएगा एंड देन आपका 3 वाला टुकड़ा इसके साथ में जुड़ जाएगा, राइट। 3/6 है, 2/24 है एंड यहाँ पे 6/16 है। सो एक लास्ट स्टेप यहाँ पे और कर लेते हैं एंड दैट शुड गिव अस अवर आंसर। सो कन्वीनियंट है, अगर आप इस तरीके से करते हैं ना, कन्वीनियंट है एंड इसके अंदर क्या है, गलती होने के भी चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं इफ यू फॉलो द सेम प्रोसेस एवरी टाइम, राइट। अच्छा, तो यहाँ पर क्या होने वाला है, आपका जो 2 का पावर है टोटल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 40 के बराबर।
2 के पावर में आ गया है 40 एंड 3 के पावर में कितना आ जाएगा, 3 के पावर में अगर आप देखोगे ध्यान से तो आ जाएगा आपका 22 के बराबर 22, राइट। दोनों को अगर आप यहाँ पे ऐड करोगे, यही आपका सवाल है, m प्लस n आपका आ जाएगा कितना, 62 के बराबर। दैट इज द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन एज वेल। चलिए आगे बढ़ते हैं एंड व्हाट इज अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट अस ट्राई दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव इज दिस। अब ये आपका काफी शानदार सवाल है, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो यार इसके अंदर ऐसा लग रहा है इंटीग्रेशन भी है, फिर यहाँ पे आपको एक डिटरमिनेंट जो है वो कैलकुलेट करो, मैट्रिक्स है जिसकी मदद से डिटरमिनेंट कैलकुलेट कराना है, फिर से प्रॉपर्टीज का कहीं ना कहीं सवाल है क्योंकि एडजॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है, राइट। लेकिन ये बहुत ही एक अच्छी तरीके से फ्रेम किया हुआ सवाल है जहां पर ये डराना ही बस चाहते हैं बच्चे को, क्योंकि अगर बच्चा डर गया, अगर उसको लगता है कि नहीं यार यहाँ पे इंटीग्रेशन सॉल्व किए बिना यहाँ पर मैं क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करूंगा, मुझे इंटीग्रेशन नहीं आता, देन उन्होंने आपको फंसा लिया है, राइट। एंड दीज आर द काइंड ऑफ क्वेश्चंस व्हिच आई लाइक, यार एग्जामिनर ने कम से कम ट्राई किया कि वो बच्चों की जो कॉन्फिडेंस लेवल है उसको भी यहाँ पर चेक करे, राइट। क्योंकि और किसी चीज के लिए यहाँ पर सवाल स्ट्रक्चर कोई करेगा ही नहीं, ये बच्चों के कॉन्फिडेंस लेवल चेक करने के लिए आपका सवाल स्ट्रक्चर किया गया है। क्योंकि आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो आपके उसमें जो एफएक्स दिया है वो ऐसा नहीं है कि आपको नहीं पता, ये काफी फेमस इंटीग्रेशन है जिसके अंदर आप हाईएस्ट पावर कॉमन निकालते हो, हाईएस्ट पावर कॉमन निकाल के आपका यहाँ पे जो ब्रैकेट क्रिएट होता है उसको सब्स्टिट्यूट करके आप आंसर निकालते हो। आपको यहाँ पे जो डेटा दिया इससे आप यहाँ पे जो आगे चल के सी आंसर आएगा उसको भी निकाल पाओगे। लेकिन अगर आप एक्चुअली नोटिस करते हो तो उससे आपका एफएक्स निकलेगा, और एफएक्स का यूटिलाइजेशन कहां हो रहा है, आपका यूटिलाइजेशन तो f-1 के लिए हो रहा है, राइट। और f-1 के लिए आपको f-x चाहिए, fx तो उसके लिए निकालने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आप अगर इस इक्वेशन को डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर लोगे, अगर आप इस इक्वेशन को डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर लोगे तो आपका यहां पे f-x ही तो आएगा। तो आपका f-x यहां पे क्या बनना चाहिए, आपका f-x यहां पे आना चाहिए बेसिकली वही 7x की पावर 10 प्लस 9x की पावर 8, नीचे आपके इसमें कितना आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x की पावर 9 का होल स्क्वायर। जो अंदर वाला फंक्शन है वही तो इंटीग्रेशन के साथ में यहाँ पे जो लिखा हुआ अंदर वाला फंक्शन है वही डिफरेंशिएट के बाद में आपका बनने वाला है। और अगर मैं यहाँ पे f-1 कैलकुलेट करूंगा तो वो देखो कितना आ जाएगा, 1 डाल के यहाँ पे आ जाएगा आपके पास में न्यूमरेटर में 16, नीचे आ जाएगा 4 का स्क्वायर, तो ये तो आपका सीधे से 1 ही आ गया। तो आपको यहाँ पे इसका मतलब जो वैल्यू है बीच वाली है ना वो कैलकुलेट करके यहाँ पे 1 मिल रही है। तो ओवरऑल आप यहाँ पे अभी a जान चुके हैं। अगर आपको a पता चल गया है तो आप आगे चल के जो a का डिटरमिनेंट है वो भी यहाँ पे ऑब्वियसली निकाल सकते हैं। a का डिटरमिनेंट अगर आप यहाँ पे लिखना चाहेंगे तो कितना हो जाएगा, a का डिटरमिनेंट लिखते समय आपको यहाँ पे 0 0 1 मिलेगा, उसके बाद में यहाँ पे 1/4 के साथ में 1 लिख दो, ठीक है ना, फिर यहाँ पे 1 आ जाएगा एंड यहाँ पे आपका अल्फा स्क्वायर उसके साथ में 4 एंड 1 आ जाएगा। तो अगर आप इसको ओपन करते हैं तो फर्स्ट रो में ओपन करना बढ़िया है, 1 के साथ में क्या आएगा आपके इसमें, 1 के साथ में आपका 1 माइनस अल्फा स्क्वायर, बहुत ही शानदार। सो आपके यहाँ पे डिटरमिनेंट a का वैल्यू 1 माइनस अल्फा स्क्वायर आ चुका है। व्हाट वी वांट टू डू फर्दर, हमारे पास में जो b का डिटरमिनेंट है उसकी मदद से यहाँ पे हम आगे कैलकुलेशन बढ़ाना चाहेंगे। सो b का डिटरमिनेंट अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो वो क्या हो जाएगा, b का डिटरमिनेंट एक्चुअली होना चाहिए एडजॉइंट ऑफ a का डिटरमिनेंट। क्यों, क्योंकि वो एडजॉइंट ऑफ a के बराबर है। तो मैं यहाँ पे अगर डेटा इस्तेमाल करता हूँ b के डिटरमिनेंट का विच इज 81, राइट, और राइट हैंड साइड में अगर मैं फॉर्मूला इस्तेमाल करता हूँ तो यहाँ पे डिटरमिनेंट ऑफ a की पावर में n-1 का स्क्वायर आएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 एडजॉइंट है ना। सो n-1 का स्क्वायर, n क्या है यहाँ पे आपका 3 है ना, तो n-1 का स्क्वायर मतलब 4 हो गया, राइट, 2 का स्क्वायर। और अब आप यहाँ पे ये वैल्यू इनपुट में डाल दो तो आपके इसमें यहाँ पे 81 है, ये क्या है 1 माइनस अल्फा स्क्वायर की पावर 4 करके आपको ये मिलना चाहिए, राइट। सो अगर आप यहाँ पे अंडर रूट सॉल्व करते हैं तो आपके इसमें क्या आ जाएगा, अंडर रूट सॉल्व करके आपके पास में बेसिकली प्लस माइनस 3 आएगा, प्लस माइनस 3 इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा स्क्वायर। सो दो पॉसिबिलिटीज ऑब्वियसली आप यहाँ पे क्रिएट करवा सकते हैं, ठीक है ना। एक पॉसिबिलिटी आपकी क्या आ जाएगी, जब आप +3 के साथ में सॉल्व करोगे, +3 के साथ में सॉल्व करोगे तो 3 इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा स्क्वायर सॉल्व करने पे अल्फा स्क्वायर इक्वल टू -2 आता है। अल्फा स्क्वायर इक्वल टू -2 वैसे तो ऑप्शन में नहीं है एंड वैसे भी यहाँ पे इमेजिनरी क्वांटिटी आएगी फिर उसके इसमें अल्फा की, हालांकि पूछा इन्होंने अल्फा स्क्वायर ही है, तो -2 अगर यहाँ पे देते तो शायद हम टिक कर पाते, लेकिन दिया भी नहीं है। अगर आप -3 के साथ में सॉल्व करोगे तो आपका इसमें यहाँ पे बढ़िया सा आंसर आ जाएगा, अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो 4 इस क्वेश्चन का आपका फाइनल आंसर होना चाहिए, राइट। सो इस क्वेश्चन में अच्छा लगा, लेकिन मुझे ये वाला क्वेश्चन देख के अच्छा लगा कि आपके जो क्वेश्चन बनाने वाले हैं उन्होंने यहाँ पे कुछ दिमाग लगाया है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं एंड लेट अस ट्राई आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव इज दिस। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपको कोई इक्वेशन सॉल्विंग सॉर्ट ऑफ सवाल पूछ लिया गया है, ax इक्वल टू b दे रखा है, एडजॉइंट ऑफ a ही दे दिया है, b भी यहाँ पर कॉलम मैट्रिक्स देख रखा है, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे मेरे ख्याल से x काफी इजीली निकाल लोगे, x y z काफी इजीली आपके यहाँ पे आ जाएंगे डायरेक्टली कैलकुलेशन करके। क्या करेंगे, इनवर्स की कैलकुलेशन से निकालेंगे और क्या करेंगे, किए इस तरह के सवाल की नहीं। आपके उसमें यहाँ पे जो मेन इक्वेशन है वो क्या है, ax इज इक्वल टू b, मेन इक्वेशन है आपकी ax इज इक्वल टू b। अगर मैं दोनों साइड यहाँ पे इनवर्स a इनवर्स से मल्टीप्लाई करता हूँ सो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, a इनवर्स टाइम्स ऑफ b, और a इनवर्स का फॉर्मूला क्या है,
1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो इसमें बेनिफिट क्या है कि एडजॉइंट ऑफ ए तो दे रखा है ना, दैट्स द ग्रेट थिंग। तो आप यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी ही करवा लो और डिटरमिनेंट ऑफ ए से डिवाइड कर लेना, राइट। सो अब मेरे दो टास्क यहाँ पे, एक तो ये मल्टीप्लीकेशन जो है ये परफॉर्म करवाना है और डिटरमिनेंट ऑफ ए कैलकुलेट करना भी मेरा एक टास्क अभी यहाँ पे बनता है, राइट। सो वो कैसे कैलकुलेट होगा, वो आपका कैलकुलेट होगा ऑब्वियसली यूजिंग एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट। ये सुनो, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट पहले आप कैलकुलेट करवाओ। एडजॉइंट ऑफ ए आपको पता है, बिल्कुल बहुत बढ़िया बात है, लेकिन उसका डिटरमिनेंट कितना है ये एक बार देखना बनता है। सो अगर मैं फर्स्ट रो के अबाउट यहाँ पे ओपन करवाता हूँ, सो मेरे पास में क्या आ जाएगा यहाँ पे 4 के साथ में, 4 के साथ में यहाँ पे हमारे पास में आ जाएगा +10। फिर उसके बाद में -2 के साथ में कितना आ रहा है, -2 के साथ में आ जाएगा -15 एंड देन -5 मतलब -20 आ जाएगा। एंड देन लास्ट में आपका +2 के साथ में कितना आ रहा है, +2 के साथ में आप यहाँ पे देखेंगे कि आपको फिर से 10 मिल रहा है, राइट। सो व्हाट इज द फाइनल वैल्यू इन दिस केस, कितना आ रहा है, क्या मैं कैलकुलेशन ठीक कर रहा हूँ यहाँ पे। 4 के साथ में मेरे पास में कितना आया था, +10 आया था, है ना। उसके बाद में -2 के साथ में मेरे पास में कितना आया है, -15 एंड -5 आया है। एंड देन 2 के साथ में कितना आया है, मेरे पास में फिर से 10 आया है, राइट। सो डिटरमिनेंट की वैल्यू अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो 40 40 एंड 20 मतलब आपका यहाँ पे टोटल 100 बन रहा है। लेकिन एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट होता कितना है, ये डिटरमिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर होता है। सो डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू आप यहाँ से कितनी इस्तेमाल कर सकते हैं, 10 के बराबर आप यहाँ पे इस्तेमाल करवा सकते हो, ठीक है ना। डिटरमिनेंट ऑफ ए का वैल्यू आपका अगर यहाँ पे 10 है तो उससे डिवाइड करके आपका इसमें क्या आ जाएगा, यहाँ पे जो इनवर्स है वो भी यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएगा। वैसे यहाँ पे +-10 करना चाहिए, क्या लगता है, +-10 लिख लें क्या, क्योंकि मैंने यहाँ पे अंडर रूट अगर लिया है सो इट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस कि यार यहाँ पे हम मैथमेटिक्स को यहाँ पे लाइटली ना लें। +-10 के साथ में हम यहाँ पे आगे अपनी कैलकुलेशन बढ़ाएंगे। सो 2 पॉसिबल आंसर्स आएंगे इसका मतलब इसके अंदर। लेकिन मेरे ख्याल से अब आप समझ पा रहे होंगे कि आगे चल के इन्होंने ये मॉड क्यों इस्तेमाल करवाया है, देख पा रहे हो ना। आगे चल के इन्होंने यहाँ पे XYZ की जो वैल्यू है उसके ऊपर मॉड इस्तेमाल कराया है, क्योंकि जो एक्जैक्टली प्लस के साथ में आंसर आ सकता है वो माइनस के साथ में भी आ सकता है ना। तो चलो ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम अभी अब क्या करना चाहेंगे, x की वैल्यू निकालने के लिए, कैपिटल X की वैल्यू निकालने के लिए हम यहाँ पे 1 अपॉन +-10 में से जो भी पसंद आ रहा है इस्तेमाल करवाएंगे। एंड एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी करवाना है, ठीक है ना। सो एडजॉइंट ऑफ ए है कितना, 4 2 2 है। उसके बाद में आपका -5 0 एंड 5 है। उसके साथ में वी हैव 1 -2 एंड 3। ऑलराइट, उसके साथ में यहाँ पे 4 0 एंड 2 आप मल्टीप्लाई करवा लो एंड ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन +-10 जो भी आप यहाँ पे अच्छा माने यूज करवाने के लिए। दिस इंटू दैट करवाना है, कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। यहाँ से आपका 4 आ जाएगा तो ये 20 हो गया। यहाँ से आपका -20 आ रहा है, यहाँ से आपका +10 आ रहा है तो ये आपका -10 हो गया, ठीक है ना। -10 हो रहा है ना, 20 एंड देन दिस। अगर आप यहाँ पे लास्ट वाले को मल्टीप्लाई करोगे दिस इंटू दैट तो आपका बेसिकली 4 0 एंड देन 6 मतलब ये आपका +10 हो गया। ये आपके बेसिकली सारे वैल्यूज बन रहे हैं, राइट। 4 2 2 के साथ में इसको मल्टीप्लाई किया, ये क्या आ गया, 16 4 20। ओके ग्रेट। सो मैं यहाँ पे मतलब अगर इससे डिवीजन करवाता हूँ, 10 से डिवीजन करवा लेते हैं, आगे +- बाहर रख लेते हैं, ठीक है ना। 10 से डिवीजन करा के 1 -2 -1 एंड 1 ऐसा आपके इसमें यहाँ पे XYZ के वैल्यूज आए हैं। सबको अगर आप यहाँ पे ऐड करते हो तो आपके इसमें क्या बनेगा, यहाँ पे 2 बनेगा। अगर आप यहाँ पे मॉड ले लेते हो तो फिर यहाँ पे फर्क नहीं पड़ता कि +2 बोल रहे हो कि -2 बोल रहे हो। x + y + z का मॉड अल्टीमेटली आप क्या बताओगे, है ना, XYZ यही है बेटा, यही है XYZ, समझ में आया ना। क्योंकि जो कैपिटल X है वो यही है आपका, पहला वाला टर्म x है, दूसरा वाला टर्म y है, तीसरा वाला टर्म z है। तो ये x का वैल्यू, ये y का वैल्यू, z का वैल्यू आपका निकला है। सबको ऐड करना है, ऐड करके आपको है ना मॉड के अंदर 2 या -2 मिलेगा। दोनों ही केसेस में मॉड लेके आपका 2 ही आंसर बनेगा इस केस में, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, लेट अस ट्राई अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव इज दिस। यहां पे क्या हो रहा है, ये बहुत ही तगड़ा सवाल है। मतलब ऑफ ऑल द क्वेश्चंस यहां पे ऐसा लगा कि यार ये सच में परेशान करना चाह रहा था। मतलब यहां पे जो है कुछ लड़ाई हो गई थी उसके घर पे अपनी बीवी के साथ, और उसने बोला कि नहीं, आज मैं यहाँ पे एक ऐसा क्वेश्चन बनाऊंगा कि बच्चों को एग्जाम में है ना तंग करके रहूंगा मैं, ठीक है ना। तो बड़ी कोशिश के बाद में यहाँ पर सवाल बनाया गया, ऐसा लग रहा है। अच्छा सवाल है, क्या है यहाँ पे कि देखो, एक तो इन्होंने A मैट्रिक्स 3x3 है ऐसा बोला, फिर ये इक्वेशन दी A + A ट्रांसपोज जो है नल मैट्रिक्स है। तो यहां से ये तो क्लियर है कि ये आपका स्क्यू सिमेट्रिक है, ये क्लियर है, राइट। क्योंकि यहां से आपका A ट्रांसपोज जो है वो -A के बराबर है, राइट। सो ये स्क्यू सिमेट्रिक की डेफिनेशन होती है। स्क्यू सिमेट्रिक की अगर ये डेफिनेशन है तो हम यहाँ पे अगर कुछ लेट से वेरिएबल्स के टर्म्स में अगर A को मानना चाहें आगे चल के, तो इतना कोई बुरा एक्सप्रेशन नहीं आएगा। एटलीस्ट डायगोनल के ऊपर तो 0 0 हमें मिल ही जाएंगे, राइट। इस रीजन से हम क्या करना चाहते हैं यहाँ पे, इस रीजन से हम यहाँ पे अपना जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है उसको ऐसा कुछ यहाँ पे मानना चाहते हैं। डायगोनल के ऊपर 0 0 0 मान लिया। फिर यहाँ पे अगर मैं XYZ मानता हूं तो अगर यहाँ पे मैं -x -y एंड -z ले सकता हूं,
ठीक है ना। ये यहाँ पे बेनिफिट हो जाता है नोटिसिंग द कंडीशन, है ना। अगर मैं कंडीशन को नोटिस करूं तो ये बहुत ही क्लियर है कि यार मुझे सारे के सारे वैल्यूज को अननोन बोलने की जरूरत नहीं है, मेरे एटलीस्ट 3 वैल्यूज तो ऑलरेडी नोन है, राइट। ये जो डायगोनल है उसके ऊपर तो मुझे कम से कम 0 लिखते आ ही जाएगा। सो ए हमें यहां पर अभी जो है दिख रहा है, इसके अंदर 3 अननोन है, एक्स वाई जेड। 3 अननोन्स फाइंड करने के लिए यहां पर अब इन्होंने कंडीशन देख रखी है, जिसके अंदर एक कंडीशन ए स्क्वायर वाली भी है, ठीक है ना। सो थोड़ा सा यहां पर जो है कंडीशन सॉल्व करते समय आपको पेन्स लेने पड़ सकते हैं, बट लेट अस टेक द फर्स्ट कंडीशन इन हैंड। सो अगर मैं यहाँ पे ए जो मैंने कंसिडर किया है ना, जिसके डायगोनल के ऊपर बेसिकली 0 है एंड देन यहाँ पे एक्स वाई एंड जेड है, तो यहाँ पे माइनस एक्स माइनस वाई एंड माइनस जेड है, उसको मल्टीप्लाई करवा लेते हैं इसके साथ में। क्या आएगा यहाँ पे 1 -1 एंड 0। ये किसके साथ इक्वेशन में जा रही है, ये बेसिकली 3 3 एंड 2 के साथ में इक्वेशन में जा रही है। सो इफ आई सिंपली मल्टीप्लाई, तो मेरे पास में दिस इंटू दैट आ रहा है, दिस इंटू दैट करके माइनस एक्स बचेगा, दिस इंटू दैट करके आपका फिर से माइनस एक्स ही बचने वाला है। एंड अगर आप लास्ट वाली इक्वेशन देखते हैं तो दिस इंटू दैट करके आपको क्या मिलेगा, यहां से मिलेगा माइनस 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 वाई एंड देन प्लस जेड, तो ये जेड माइनस वाई आपको मिलने वाला है, राइट। और ये अगर इक्वेट हो रहा है आपका 3 3 एंड 2 के साथ में, तो आप कंक्लूड क्या करोगे यहां से कि x का वैल्यू तो -3 है, ये तो कंक्लूड कर ही लो, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। और फर्दर आपके यहाँ पे z माइनस वाई का जो वैल्यू है वो आप 2 के बराबर है, ऐसा यहां से निकाल सकते हो। सो एक इक्वेशन और चाहिए मुझे, बस समझ रहे हो, मुझे y और z में अगर एक इक्वेशन और मिल जाती है ना, तो मैं उन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके y और z भी आइडेंटिफाई कर पाऊंगा। मतलब मेरे पास में a अल्टीमेटली आ जाएगा, और a अगर आ जाएगा तो फिर ये जो भी मुझसे पूछ रहा है ये तो हमने देख लिया, इसको सॉल्व करना ज्यादा मुश्किल नहीं होता है, ठीक है ना, ये हम कर लेंगे। अच्छा, तो अगर यहां तक हमारा जो है कॉन्फिडेंस लेवल आ चुका है कि यार केवल एक ही इक्वेशन और चाहिए, तो ऐसा करते हैं कि अभी स्क्वायर वाले स्टेप पे आगे प्रोसीड करते हैं। स्क्वायर आपको करवाना है, ठीक है ना, क्योंकि आपको यहाँ पे ए स्क्वायर के अंदर ये मल्टीप्लाई करके ही आगे अपना काम करना है। तो ए स्क्वायर के अंदर उसको मल्टीप्लाई करना है, तो ध्यान से सोचो, आपके इसमें यहाँ पे जो ए है उसके अंदर क्या क्या है, 0x y है, -x 0 z है, एंड -y -z एंड 0 है। इसके अंदर इसी को मल्टीप्लाई कराते हैं तो 0x एंड y है, फिर -x 0 एंड z है, एंड देन -y -z एंड 0 है। ये हम इसके अंदर फिर से मल्टीप्लाई करवाना चाहते हैं। एंड देन इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर क्या होने वाला है, ये वाली जो कंडीशन ये वाली पिक की है हमने, बेसिकली ये वाली कंडीशन पिक की है, इसके अंदर हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करने वाले हैं बेसिकली 1 -1 0, और उसको यहाँ पे इक्वेट करने वाले हैं किसके साथ में, -3 प्लस 19 एंड देन -24 के साथ में। तो चलो ऐसा करते हैं, एक काम तो करें, एक स्टेप तो करें यहाँ पे आगे, है ना। अगर मैं पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर रहा हूं तो हम ये नोटिस करते हैं कि फर्स्ट रो में क्या क्या एलिमेंट्स बन रहे हैं। तो दिस इंटू दैट करके मेरे पास में कितना आ जाएगा, -x² एंड -y²। दिस इंटू दैट सेकेंड वाला कॉलम कर रहा हूं, तो 0 के साथ में x आया, 0 के साथ में x आया, एंड देन यहाँ पे आपका -yz आया। एंड दिस इंटू दैट लास्ट वाले में 0 आया, लास्ट वाले में यहाँ पे xz आया, लास्ट वाले में यहाँ पे फिर से 0 आया, तो xz इज व्हाट वी आर गेटिंग। नाउ टेल मी, शुड वी बी वरीड अबाउट व्हाट कम्स नेक्स्ट, या मैं अभी केवल एक ही इक्वेशन अगर निकालना चाहता हूं अल्टीमेटली x y z में, तो क्या मेरा यहाँ पे काम इतना कैलकुलेशन से भी हो जाएगा क्या? अगर मैं यहाँ पे इसके नीचे वाले को इग्नोर करते हुए बस इसका मल्टीप्लिकेशन अगला वाला करता हूं, तो मेरे पास में फर्स्ट रो तो क्रिएट हो ही जाएगा ना मल्टीप्लिकेशन का। सो फर्स्ट रो जो मेरे पास में क्रिएट होने वाला है किससे इक्वेट होगा, फर्स्ट एलिमेंट से कंपेयर होगा वो। सो आप ज्यादा मत करो यहाँ पे मेहनत, है ना। आप यहाँ पर बोलो कि बस हो गया, मुझे इसके नीचे क्या आ रहा है मुझे उससे मतलब नहीं। दिस इंटू दैट करके मेरे पास में क्या क्या बनेगा उसके ऊपर नोटिस करते हैं। सो मेरे पास में इक्वेशन आएगी -x² -y², दिस इंटू 1, दिस इंटू -1 करके प्लस yz, एंड दिस इंटू 0 करके तो हट गया, इसको इक्वेट करना है -3 के साथ में। सो दिस इज गुड इनफ फॉर अस। हम यहां से क्या कर सकते हैं, इन दोनों डेटा पॉइंट्स का इस्तेमाल करके इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्या, ये नोटिस करो, इसको सिंप्लीफाई कर लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। सो ऐसे कुछ कुछ आपको यहाँ पे तिकड़म लगाने पड़ेंगे, है ना, टू सॉल्व द क्वेश्चन एफिशिएंटली। सो -x² करेंगे तो 9, माइनस यहाँ पे है तो -9। फिर उसके बाद में अगर आप यहाँ पे नोटिस करें तो हम क्या कॉमन निकाल सकते हैं, y कॉमन निकाल सकते हैं। अगर आपने यहाँ से y कॉमन निकाला तो अंदर बचेगा z माइनस वाई एग्जैक्टली 2 के ही बराबर है, और ये आपका राइट हैंड साइड में 3 दिया हुआ है। सो यहां से 3 दिया हुआ है, -3 दिया हुआ है, राइट। सो आपके यहां से y आ जाएगा, और y आ जाएगा तो फिर आपका z भी आ ही जाएगा, राइट। सो बढ़िया है, हम यहां पे क्रैक कर चुके हैं, क्वेश्चन क्रैक हो गया है। तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ पे, ये आ जाएगा आपका उस तरफ जाके 6, और y का वैल्यू आ जाएगा 3 के बराबर, और y का वैल्यू अगर आपके यहाँ पे 3 आया है तो ये उस तरफ जाके हो जाएगा 5 के बराबर, ठीक है ना, z आ गया 5 के बराबर। ओके, सो हमें यहाँ पे अभी क्या पता चला है, ये जो भी कुछ हुआ है, ठीक है ना,
क्वेश्चन बनाने वाले ने जो लड़ाई करके यहाँ पर एक क्वेश्चन बनाई है उसका पहला पार्ट हम यहाँ पे अभी झेल चुके हैं, ठीक है ना, जहां पे हमें पता चल चुका है कि यार ए मैट्रिक्स अल्टीमेटली क्या है। तो अब आगे सवाल क्या है, आगे वाला सवाल आपका ये है कि यार प्रॉपर्टी फिर से इस्तेमाल करो, ए प्लस आई कैलकुलेट करो, ठीक है ना। तो पहले तो ए लिखते हैं, ए के अंदर हमारे पास में जो सिचुएशन है इट इज 0x y लिख लेता हूँ पहले यहाँ पे, है ना, 0 0 0 एंड देन उसके बाद में XYZ -3 3 एंड 5, ओके, -3 3 एंड 5। तो यहाँ पे नेगेटिव करके लिखना है, तो ये 3 -3 एंड -5 बनने वाला है। ये ए आ गया, तो ए प्लस आई करना कोई खास मुश्किल काम नहीं है, ठीक है ना। अगर आप चाहो तो इसको भी कुछ नाम दे सकते हो, क्या नाम दे, मैट्रिक्स एम नाम देते हैं, चलो ठीक है ना, एम नाम की कोई मैट्रिक्स हम यहाँ पे बना रहे हैं। आई इसके अंदर अगर ऐड करेंगे तो क्या होगा, डायगोनल के ऊपर बस 1 1 1 आ जाएगा रादर देन 0 0 0, बाकी -3 3 5 तो आपका रहने ही वाला है, राइट। और ये जो मैट्रिक्स आई है एम, इस मैट्रिक्स का मैं क्या निकालना चाहता हूँ, डिटर्मिनेंट निकालना चाहता हूँ। क्यों निकालना चाहता हूँ, क्योंकि आगे चल के जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो डिटर्मिनेंट के ऊपर ही पूछ रहा है, जिसके अंदर मुझे मेन मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट पता होना चाहिए। एम नाम की मेन मैट्रिक्स हमने यहाँ पे बना ली है, तो इसका कैलकुलेशन कैसे जाएगा बेटा, यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ तो 1 के साथ में क्या जा रहा है, 1 के साथ में आपका 1 एंड देन यहाँ पे 25 है ना, तो कितना हो जाएगा 26। उसके बाद में माइनस माइनस प्लस 3 के साथ में कितना जा रहा है, यहाँ से आ जाएगा 3 एंड देन यहाँ से आ जाएगा आपका फर्दर 15, तो हो जाएगा 18 एंड देन व्हाट एल्स, द लास्ट 3 के साथ में कितना जाएगा, 3 के साथ में आ जाएगा यहाँ पर आपका -15 एंड देन +3, तो आपके यहाँ पे आ जाएगा -12। इज दैट राइट? ऐसा कुछ हमारे पास में अभी कंडीशन बन रहा है, ओके, -15 एंड देन +3 -12, ऑलराइट। सो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 26 आ जाएगा, यहाँ पे आपका 54 आ जाएगा, है ना, एंड व्हाट एल्स, यहाँ पे आपका -36 आ जाएगा। सो व्हाट आर वी लेफ्ट विथ, वी आर लेफ्ट विथ 44 आपका यहाँ पर जो वैल्यू बना है फॉर डिटर्मिनेंट ऑफ एम। डिटर्मिनेंट ऑफ एम अगर आपका आ जाता है तो अब यहाँ पे क्वेश्चन में देखते हैं कि यार वो आगे और क्या चाहता है यार लाइफ में, खत्म हो तो अगला क्वेश्चन सॉल्व करें, है ना, ऐसी फीलिंग आ रही है। चलो देखते हैं इसको और क्या दिक्कत है लाइफ में। ये चाहिए इसको, एडजॉइंट ऑफ 2 टाइम्स ऑफ एडजॉइंट ऑफ एम, डिटर्मिनेंट निकालना है एडजॉइंट ऑफ 2 टाइम्स ऑफ, इसको हमने एम नाम दे दिया ऑलरेडी, है ना, एडजॉइंट ऑफ 2 टाइम्स ऑफ एडजॉइंट ऑफ एम, ये कैलकुलेट करवा रहा है हमसे, ठीक है, ऑलराइट। और ये बोल रहा है कि इसको अगर आप यहां पे देखते हो तो इस तरह से कहीं फैक्टराइजेशन आएगा इसका, तो अल्फा बीटा गामा को ऐड करके हमें फाइनल आंसर निकाल के बताना। तो वी आर ऑलमोस्ट डन विद द क्वेश्चन। फिर से यहां पर जो है हम अपना स्टैंडर्ड तरीका इस्तेमाल करते हैं। कांस्टेंट पहले मैं यहां पे देखता हूं कि कहां से जंप कर रहा है। सो पहले ये यहां से बाहर जंप करेगा, तो यहां से बाहर जंप करेगा तो हमारा जो मैट्रिक्स है ये थर्ड ऑर्डर का मैट्रिक्स है ना, तो फिर आप यहाँ पे बेसिकली एक कम पावर मतलब 2 के साथ में यहाँ पे बाहर आओगे, और फिर जब डिटर्मिनेंट के बाहर आओगे तो यू विल बी कमिंग विद द एंटायर पावर, तो ये 2�6 बन के बाहर बेसिकली आने वाला है। सो ओवरऑल अगर ये 2�6 के साथ में मैं लिखता हूं तो ये अब मेरे पास में एडजॉइंट ऑफ एम ऐसा बन गया है। एडजॉइंट ऑफ एम, तो हम यहाँ पे काफी हैप्पी हैं इस एक्सप्रेशन के साथ में, क्योंकि ये एम के डिटर्मिनेंट की पावर में n-1 का स्क्वायर बनेगा, मतलब 2 का स्क्वायर बनेगा, मतलब 4 बनेगा, और इसकी वैल्यू हमने ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखी है विच इज 44, तो ये 44 की पावर में 4 बनेगा। मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे 2�6 के साथ में आपको 4⁴ मिलेगा एंड देन 11⁴ मिलेगा। सो ओवरऑल यहाँ पे 2 कितना हो जा रहा है, 2 यहाँ पे आपका इसमें ये 8 है, ये आपका 14 क्रिएट करेगा, और यहाँ से आपको 11 की पावर में 4 मिल रहा है। दैट्स इट। सो आपका यहाँ पे 14 एंड 4 ये दो वैल्यूज आपके निकले हैं। 3 कुछ भी नहीं मिला है हमें यहाँ पे, है ना, तो बीटा का वैल्यू इसका मतलब 0 है। सो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा आपको बताना है यहाँ पे, ठीक है। सो इन दिस केस योर आंसर बिकम्स अल्फा बिकम्स इक्वल टू 14, योर बीटा बिकम्स इक्वल टू 0 एंड योर गामा बिकम्स इक्वल टू 4। सो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा becomes equal to 18, which is the final answer for this question. Done? चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे कि कहां परेशानी है, बट मुझे लगता है कि ये काफी लेंदी हो गया। पहले आपको यहां पे ये कैलकुलेशन कराया है, एंड इफ एनीबडी ऑफ यू, है ना, अगर कोई ऐसा है कि सर मैंने तो क्या मेथड निकाली सर, जैसे हमने इंटीग्रेशन वाले क्वेश्चन में किया था ना, इंटीग्रेशन वाले क्वेश्चन में जरूरत नहीं पड़ रहा था वो इंटीग्रेशन सॉल्व करने की। अगर आपको कभी ऐसा मिले कुछ तो यहाँ पे कमेंट्स में जरूर बताना कि सर मैंने एक अमेजिंग चीज निकाली है, उसके बाद क्या हो रहा है ना, उस मेथड में ए निकालने की जरूरत नहीं पड़ रही। कोई अगर ऐसा है तो फिर ये क्वेश्चन फिर आपका फिर से क्या हो जाएगा, केवल इतना ही बचेगा, अगर आपको ए निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन निकालना पड़ेगा आपको इस क्वेश्चन में, ठीक है ना। सो दैट इज द रीजन कि मतलब यहाँ पर ही थोड़ा सा मैं लेंदी क्वेश्चन में इसको कैटेगराइज कर रहा हूँ, लेकिन इतना लेंदी है आगे क्वेश्चन आपको कोई और मिलने वाला भी नहीं है, ठीक है ना। दिस वॉज द हाइट्स जो भी आपको मैक्सिमम यहाँ पे डिफिकल्टी मिल सकती थी, इट इज दैट ओनली। ये लेकिन काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आ गया है। ये वाला क्वेश्चन देखो, ए दिया है, लेकिन जो दिया है वो देख के ये तो समझ में आ रहा है कि स्क्यू सिमेट्रिक है,
तो स्क्यू सिमेट्रिक को यूज हो रहा है यहां पे, है ना, सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक का कहीं ना कहीं इस्तेमाल होता है। बी जो है वो बोल रहे हैं कि इस तरह से कुछ लिखा है इन्होंने, और फिर आगे सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ बी ट्रांसपोज इनटू बी आपको निकाल के बताना है। ठीक है ना, मतलब ट्रांसपोज इन्वॉल्व है कहीं ना कहीं, ट्रांसपोज कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है। ऑलराइट, सो हम यहां पे क्या करते हैं, हम यहां पे पहली बात तो बी भी इन्वॉल्व है, बी ट्रांसपोज भी इन्वॉल्व है, तो बी क्या है पहले तो इसके ऊपर हम डायल डाउन करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सो इट इज प्रीटी क्लियर कि मैं क्या करना चाहूंगा यहां पे, इसका इनवर्स दोनों साइड मल्टीप्लाई कराना चाहूंगा। तो यहां पे ऑलरेडी i प्लस ए लिखा हुआ था, उसके अंदर मैं i माइनस ए का इनवर्स अगर मल्टीप्लाई कराता हूं दोनों साइड, सो लेफ्ट हैंड साइड में कैंसिलेशन के बाद में क्या हो जाएगा, केवल b बचेगा, राइट और नॉट। सो हमारे यहां पे इस तरह का कुछ एक्सप्रेशन जो है इसको हम b बोल रहे हैं। अब हमें इसी का ट्रांसपोज करके b ट्रांसपोज मिल जाएगा ना, लेकिन अगर मैं यहां पे ट्रांसपोज करता हूं तो मुझे काफी केयरफुली यहां पे अपना ट्रांसपोज करवाना है, क्योंकि ट्रांसपोज करते समय क्या लगता है, रिवर्सल लॉ लगता है। तो ट्रांसपोज जैसे ही अंदर जाएगा, सो ये i माइनस ए का जो इनवर्स वाला टर्म है ये आगे आ जाएगा, एंड देन i प्लस ए ट्रांसपोज पीछे चला जाएगा, और ट्रांसपोज और इनवर्स आपस में एक्सचेंज किए जा सकते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, i माइनस ए के ट्रांसपोज का इनवर्स, उसके साथ में यहां पे i प्लस ए का ट्रांसपोज। ट्रांसपोज के साथ में हमें और क्या पता है कि ट्रांसपोज ब्रैकेट के अंदर नीचे उतार सकते हैं, हम इसको ब्रैकेट के अंदर नीचे उतार सकते हैं, है ना। जैसे ही मैं नीचे उतारूंगा तो ये क्या बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा आपका i माइनस ए ट्रांसपोज, क्योंकि i का ट्रांसपोज क्या होता है, i ही होता है। तो i माइनस ए ट्रांसपोज, उसके साथ में यहां पे आ जाएगा आपका क्या, यहां पे इनवर्स के अंदर ये सब कुछ चल रहा है, और यहां पे आ जाएगा i प्लस ए ट्रांसपोज। अब यहां पे ये चीज जो भी हम डिस्कस कर रहे थे, ये तो मतलब मेरे ख्याल से लिखा नहीं हमने, लेकिन काफी क्लियर है कि ए ट्रांसपोज आपका माइनस ए है ना, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि ये मैट्रिक्स आपकी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो जहां भी ट्रांसपोज है उसकी जगह मैं यहाँ पे रिप्लेसमेंट करवा सकता हूं, यहाँ पे और यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा, ये i प्लस ए हो जाएगा इनवर्स के साथ में, और ये आपका i माइनस ए हो जाएगा। सो हमारे पास में क्या आ गया, हमारे पास में b ट्रांसपोज भी आ गया, दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो चलो लास्ट काम यहां पे करते हैं। देयरफॉर आपका जो b ट्रांसपोज इंटू b है वो क्या हो जाएगा, दिस इज b ट्रांसपोज, दिस इंटू दैट एक्सप्रेशन। सो ये आ रहा है i प्लस ए का इनवर्स इंटू i माइनस ए, उसके साथ में मल्टीप्लीकेशन में क्या जा रहा है, ये वाला टर्म जो b है, i प्लस ए इंटू i माइनस ए का इनवर्स। तो इतने सारी चीजें अब एक साथ मल्टीप्लीकेशन में आ गई, ये भी वो भी ये भी वो भी, और यहां पे आपको ऐसी फीलिंग आ रही है कि काश कितना बढ़िया होता कि यार ये आगे पीछे लिखे हुए होते। देखो ध्यान से, कितना बढ़िया होता कि अगर ये आगे पीछे लिखे हुए होते, तो ये प्लस वाला कंपोनेंट इस तरफ और माइनस वाला कंपोनेंट अगर उस तरफ होता, तो यहां पे i प्लस ए का इनवर्स इंटू आई प्लस ए एंड i माइनस ए इंटू आई माइनस ए का इनवर्स, ये आपस में क्या होते, लड़ जाते, और यहां पे i क्रिएट करते, क्योंकि इनवर्स और ओरिजिनल मैट्रिक्स उसके अंदर मल्टीप्लाई हो रही होती है। तो क्या मैं ये कर सकता हूं, क्वेश्चन इज कि क्या मैं ये कर सकता हूं। तो हां, ये जो आपके पास में कॉम्बिनेशन है ये आपका कम्यूट करेगा और आप ये कर सकते हो, ये जो आपका कॉम्बिनेशन है ये कम्यूट करेगा। अब ये सोचो कि कम्यूट क्यों करेगा यार, मैट्रिसेस में तो ऐसा आगे पीछे करना मना होता है सर, पहले लेक्चर में ही तो यही सिखाया जाता है कि मैट्रिसेस में ऐसा आगे पीछे नहीं करना है, अगर कर रहे हो तो गलत कर रहे हो। ये तभी पॉसिबल है जब मैट्रिसेस कम्यूट करती हैं। तो क्या मतलब यहाँ पे मैट्रिसेस कम्यूट करेंगी, ये दोनों इधर का उधर क्या यहाँ पे करना अलाउड है, क्योंकि अगर करना अलाउड है तो फिर यहाँ पे अल्टीमेटली ये हो जाएगा i b ट्रांसपोज इंटू b। अगर आपका i बनता है तो i मतलब क्या है, 1 1 1 लिखा हुआ आ जाएगा आपका यहाँ पे डायगोनल के ऊपर। सो डायगोनल एलिमेंट्स का सम भी आपका 3 के बराबर आ जाएगा और आंसर आ जाएगा। सो ये सही आंसर है आपका, बस इतना सा आपको यहाँ पे कमेंट करना है इसका मतलब कि ये कम्यूट क्यों करेगा। ट्रेस ऑफ b ट्रांसपोज इंटू b जो आपका क्वेश्चन है उसका आंसर 3 एकदम करेक्ट है। तो ये कम्यूट इसलिए करेगा क्योंकि आपके पास में यहाँ पे जो i और a है ना, वो आपस में कम्यूट करते हैं। क्योंकि i और a आपस में कम्यूट करते हैं इसलिए हम यहाँ पे बाइनोमियल की जो प्रॉपर्टीज है वो अप्लाई कर पाते हैं। सोचो, स्टेप बाय स्टेप सोचते चलो, बाइनोमियल के प्रॉपर्टीज हम अप्लाई कर पाते हैं। इसका मतलब क्या है कि i माइनस ए इंटू आई प्लस ए, ये हम बेसिकली ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाला जो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला है उसकी मदद से हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं ना, एज i माइनस ए स्क्वायर सिंप्लीफाई करके, राइट। एंड अगर मैं आपको ब्रैकेट्स रिवर्स करके दूंगा तो भी आप फॉर्मूला वही लगाओगे ना, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाला, या कुछ और लगा दोगे? नहीं लगाओगे ना, तो उसका भी रिजल्ट कितना आएगा, i माइनस ए स्क्वायर के बराबर आएगा। सो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके भी वही आता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके भी वही आता है, मतलब ये दोनों आपस में बराबर हैं, ये दोनों आपस में बराबर है, मतलब ये कम्यूट करेंगे।
ये दोनों आपस में बराबर है, मतलब ये कम्यूट करेंगे, एंड दैट्स व्हाई दिस क्वेश्चन इज बीइंग सॉल्व्ड सो इजीली। ठीक है ना, लेकिन अच्छी बात है यहाँ पे रियलाइज करना है ना। अब होगा क्या इसके अंदर, कुछ बच्चों को रियलाइजेशन ही नहीं होगा, जो बैक बेंचर है ना, उनको लगेगा कि क्या दिक्कत है, ये और ये साथ में दिख रहे हैं, काट दिया मैंने, ये और ये साथ में काट दिया मैंने। तो हमारे यहाँ पे ये डिस्कशन बिना किए भी यहाँ पे उन बच्चों के आंसर एक्चुअली सही निकल कर आ जाएगा। ऐसी लेकिन किस्मत बहुत कम बार मिलती है हमें एग्जाम में, है ना, नॉट एवरीबडी इज दैट लकी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं एंड लेट अस ट्राई आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन का आंसर 3 हम कंफर्म कर रहे हैं बच्चों, ठीक है ना। ऑलराइट, 3 इज द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट आई हैव विथ यू इज दिस। ये वाला सवाल भी काफी इंटरेस्टिंग है, बढ़िया सवाल है। आपको ए और बी यहाँ पे दिए हुए हैं, है ना, एंड आपको कुछ इक्वेशंस दी हुई हैं। अब ये जो इक्वेशंस आपको दी हुई हैं ये कैसी हैं, ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जैसा आपको नजर आ रहा है क्या? ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ही है आपके एक्चुअली, ठीक है ना, क्योंकि ये किसके साथ इक्वेटेड है, ये इक्वेशन 0 के साथ में, मतलब नल मैट्रिक्स के साथ में इक्वेटेड है, और ये इक्वेशन भी नल मैट्रिक्स के साथ में इक्वेटेड है। मतलब a² - 4a + 2i वो इस मैट्रिक्स का क्या है, वो इस मैट्रिक्स का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में a के साथ में क्या लिखा हुआ होता है, माइनस ऑफ ट्रेस। तो इसका ट्रेस कितना है, अल्फा + 2, उसका नेगेटिव करके -4 यहां पे लिखा हुआ है। मतलब आपका अल्फा + 2 क्या होना चाहिए, ये आपका 4 के ही बराबर रहा होगा, तभी यहां पर आपका -4 आया है। तो यहां से आप अल्फा ऐसे ही ओरली जस्ट बाय नोइंग दिस फैक्ट कि ये लोकेशन ट्रेस की है, अल्फा = 2 यहां से बता सकते हो डायरेक्टली जस्ट बाय लुकिंग एट द इक्वेशन। तो यहां पे आपका ट्रेस होता है, और यहां पे आपका क्या आता है, यहां पे जो 2 लिखा हुआ है ये आपका डिटरमिनेंट का वैल्यू है, विच इज ट्रू। अगर आपने यहां पे 2 डाला तो ये 2 × 2 - 2, तो ये आपका 2 फिर से बन रहा है। तो यहाँ पे ट्रेस की जगह जो वैल्यू, ट्रेस के बाद में यहाँ पे जो वैल्यू है डिटरमिनेंट की, वो भी एकदम सही लिखी हुई है। वैसे ही आप यहाँ पे अगली वाली इक्वेशन में कर सकते हैं कि ये जो बेसिकली आपका 3 है ये क्या रहा होगा, ये 1 + बीटा ही रहा होगा, 1 + बीटा ही आपका 3 बना होगा। तो बीटा भी एक्चुअली आपका क्या है, 2 के ही बराबर है। अब इस सवाल में क्या हो रहा है, इस सवाल में भी आपको क्यूब तक जाना है, विच कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज अ हायर पावर। आप यहाँ पे क्योंकि मैट्रिसेस इतनी छोटी छोटी हैं, एक तो आपकी 2 × 2 की मैट्रिसेस हैं, इनका यहाँ पे हायर पावर मतलब 3 तक ही जाने, तो आप झटपट से मल्टीप्लाई कर लो, वो इस क्वेश्चन में सॉल्व करना है सबसे इजी तरीका मैं मानता हूँ। अदरवाइज कुछ बच्चे यहाँ पे इस इक्वेशन का इस्तेमाल करके भी यहाँ पे आगे a³ निकालने की कोशिश करेंगे, विच आई फील इज गोइंग टू कॉस्ट यू मोर टाइम। इस क्वेश्चन में ज्यादा आसान पता है क्या है, जो हम सबसे पहले मैट्रिसेस में सीखते हैं मल्टीप्लाई करना, वो करना एक्चुअली ज्यादा आसान है। आप तो यहाँ पे बस आंख बंद करके a दिया है ना, a² निकालो यार। a² कितना हो जाएगा, 2 2 1 2 के अंदर 2 2 1 2 मल्टीप्लाई कर लो, सो कितना आ जाएगा यहाँ पे, ये आ जाएगा दिस इंटू दैट करके कितना आ रहा है, 4 और 2 6, दिस इंटू दैट कितना आ जाएगा 8, दिस इंटू दैट कितना आ जाएगा 2 2 करके 4, एंड ये आ जाएगा आपका कितना 2 4 करके 6, ये आ गया। ये a² है, हमें a³ चाहिए, ठीक है कोई बात नहीं। तो 6 8 4 6 के अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं फिर से 2 2 1 2, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, दिस इंटू दैट करके आ जाएगा आपका यहाँ पे 12 8 20, ठीक है ऑलराइट। एंड देन उसके साथ में 12, उसके साथ में 16, 12 और 16 है ना, ये हो जाएगा आपका कितना 28। उसके बाद में आ जाएगा हमारे पास में 8 एंड 6, ये आ जाएगा आपका 14, एंड देन उसके बाद में आ जाएगा आपका 8 एंड 12, ये आ जाएगा फिर से 20, ठीक है ना। तो आपके इसमें ये बेसिकली इक्वेशन का पैटर्न यहाँ पर है, काफ़ी जल्दी यहाँ पर हमने कैलकुलेट कर लिया है, ज़्यादा यहाँ पे दिमाग भी नहीं लगाना पड़ा, क्यूब निकालना था हमने क्यूब निकाल दिया फट से, ठीक है ना। ऐसे ही हम यहाँ पे एक बार क्या करना चाहते हैं, b को उठाना चाहते हैं और b का स्क्वायर निकालेंगे। सो b का स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहां से आ रहा है 1 1 1 2 के अंदर मल्टीप्लाई करना है 1 1 1 2, ऑलराइट। सो b स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, दिस इंटू दैट करके आ जाएगा 2, दिस इंटू दैट करके आ जाएगा 3, दिस इंटू दैट करके आ जाएगा 3 अगेन, एंड दिस इंटू दैट करके आ जाएगा आपका 5। जैसे आपका इसमें b स्क्वायर आया वैसे आप यहाँ पे b³ भी निकाल सकते हो। ये जो 2 3 3 5 आया है इसके अंदर मल्टीप्लाई कर लो कितना 1 1 1 2, राइट। सो ये कितना आ जाएगा, दिस इंटू दैट करके आ जाएगा 5 के बराबर, दिस इंटू दैट करके आ जाएगा आपका 8 के बराबर, दिस इंटू दैट है ना, ये आ जाएगा आपका वापस 8 के बराबर, एंड दिस इंटू दैट करके आ जाएगा 13 के बराबर। सो ये जो आपका इसमें बेसिकली मैट्रिसेस आ गई a³ - b³ कर लो इसके से, है ना। a³ - b³ इज द मेन मैट्रिक्स जो हम यहाँ पे कैलकुलेट करना चाहते हैं, है ना। इसको आप m से नाम दे सकते हो, इसका नाम आप m दे दो, है ना। एंड देन जो भी पूछ रहे हैं वो निकाल लेंगे, उसके आगे कोई दिक्कत नहीं है। सो m मैट्रिक्स क्या है, a³ - b³ है, a³ - b³ है, राइट। सो कितना बनेगा ये, सब्ट्रैक्शन करना है आपको करस्पॉन्डिंग वैल्यूज का, तो यहाँ से 20 वहाँ से 5, मतलब ये आ जाएगा 15 के बराबर, यहाँ से 28 वहाँ से 8, तो ये आ जाएगा 20 के बराबर, यहाँ से आ जाएगा 14 - 8 है ना, तो ये आ जाएगा आपका 6 के बराबर, एंड लास्ट में आपके इसमें आ जाएगा 7 के बराबर, ठीक है ना। ये आपको कैलकुलेट करना है। इसका कहीं ना कहीं डिटरमिनेंट की जरूरत पड़ेगी क्या, एक बार सोचो,
कि हमें m के डिटरमिनेंट की जरूरत पड़ेगी बेस्ड ऑन द क्वेश्चन दैट वी हैव टू सॉल्व फर्दर। हमें डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ m निकालना है, उसको m नाम हम ऑलरेडी दे चुके हैं। सो एडजॉइंट ऑफ m के डिटरमिनेंट को निकाल के स्क्वायर करना है, कर लेंगे यार, ठीक है ना। डिटरमिनेंट ऑफ m निकालना है आपको, 15 × 7 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 105 के बराबर। फिर यहाँ पे माइनस क्या करना है, 120 करना है, तो ये आ जाएगा आपका -15 के बराबर। ये आपका आ गया -15। तो ये जो भी है ये क्या चीज़ है, ये कैलकुलेट करना है। आई थिंक वी आर डन। ये जो भी है इसको अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ, देन दिस इज बेसिकली एडजॉइंट ऑफ m के डिटरमिनेंट का स्क्वायर है। एडजॉइंट ऑफ m के डिटरमिनेंट का स्क्वायर है, राइट। लेकिन अब यहाँ पे ध्यान से देखना, ये जो बेसिकली आपके इसमें एडजॉइंट ऑफ m का डिटरमिनेंट है, इसके पावर में कितना आएगा, n-1 आएगा। डिटरमिनेंट m के पावर में n-1 आता है बेटा, है ना, दैट इज द फॉर्मूला। लेकिन यहाँ पे n की वैल्यू 2 है, यहाँ पे m की वैल्यू 2 है ना, ये बात ध्यान रखना, नॉट 3। तो हम 3 वाले क्वेश्चन बहुत बार सॉल्व करते हैं, तो कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि ये फॉर्मूला ही स्क्वायर का है, स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं है ये। जो एडजॉइंट ऑफ m का डिटरमिनेंट है वो डिटरमिनेंट ऑफ m की पावर में n-1 होता है, ठीक है ना। तो n-1 करके यहाँ पे एक्चुअली 1 ही बन रहा है, और उसका लेकिन अगर आप क्या करना चाहते हो, स्क्वायर करना चाहते हो, तो ये कितना हो जाएगा, -15 का स्क्वायर हो जाएगा। सो 225 फिर आपका यहाँ पे आंसर फाइनल हम कंफर्म कर सकते हैं इसका, ठीक है। ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, ठीक, बढ़ सकते हैं आगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव इज दिस। ये सवाल काफी बढ़िया सवाल, अच्छा सवाल है, मतलब इसके अंदर भी कुछ करना नहीं है, ठीक है ना, थोड़ा सा लेकिन हाँ भी इक्वेशन को अच्छी तरीके से मैनिपुलेट करना है आपको, एंड यू विल डेफिनेटली बी एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन सो क्विकली, मतलब मजा आ जाएगा, ठीक है। सो देखो यहाँ पर क्या कहानी चल रही है। यहाँ पर आपको ABC कुछ 3 मेट्रिसेस हैं, राइट, नथिंग न्यू इन दैट। आपको B और A में कुछ रिलेशन देख रखा है, और आगे A और C में भी कोई रिलेशन देख रखा है, एंड BC का डेटा दिया है और CB को इस्तेमाल करना है। अब यहाँ पे फिर से BC और CB बराबर वैसा नहीं होता है, लेकिन जिसको नहीं पता वो बोलेगा अरे BC सर 2 × 3 3 × 2 सेम ही तो होता है 6 के बराबर। जिसको नहीं पता बोलेगा सर ये जो है यही यूज कर लेता हूँ यहाँ पे और सॉल्व कर लेता हूँ। तो इस क्वेश्चन में वो लकी है बच्चा, क्योंकि इस क्वेश्चन में आपके पास में BC और CB एक्चुअली बराबर आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं, लेकिन जिसको पास में ये ज्ञान है कि कम्यूट नहीं करती हैं इन जनरल मैट्रिसेस, उनको कैसे यहाँ पर सोचना पड़ेगा वो बताता हूँ आपको। बाकी बैक बेंचर्स के लिए एकदम बढ़िया सवाल है ना, गलती करके भी यहाँ पर वो एकदम सही आंसर निकालेंगे। सो द आइडिया इज वेरी इजी। ऑब्वियसली अगर यहाँ पे आपके पास में B अगर I + A का इनवर्स है, तो मतलब B इनवर्स क्या है, I + A के बराबर। दोनों साइड इनवर्स कर लिया मैंने यहाँ पे, ठीक है ना। सो आपका जो B इनवर्स है वो I + A के बराबर है। मैं करना क्या चाह रहा हूँ यहाँ पे, थोड़ा सा ध्यान देना उसके बारे में। मेरे पास में ये वाली इक्वेशन में क्योंकि एडिशन में कुछ दी हुई है, मैंने इसको भी थोड़ा एडिशन के फॉर्मेट में चेंज किया है। एंड व्हाट आई नोटिस इज कि मेरे लिए B और C ज्यादा इंपॉर्टेंट है रादर देन A। सो क्लियरली व्हाट आई वांट टू डू इज, मैं यहाँ पे सेकंड इक्वेशन में A की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देना चाहता हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे मेरे पास में ऑलरेडी A + C जो है वो क्योंकि I के बराबर है, तो मैं ऊपर वाली इक्वेशन से A निकाल के ना नीचे सब्स्टिट्यूट करना चाहता हूँ। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, ये आ जाएगा B इनवर्स - I, ये आ गया A का रिप्लेसमेंट, प्लस C, ये आ जाएगा I के बराबर। तो ये वाला I इस तरफ जाएगा, तो मेरे पास में जो इक्वेशन अब यहाँ पे B और C में बनी है, इट इज दिस। क्या क्लियर है? B और C की इक्वेशन इस तरह से हम यहाँ पे लिख पा रहे हैं। अगर मैं अब इस इक्वेशन के अंदर, है ना, BC तक पहुंचना चाहता हूं, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे प्री मल्टीप्लाई करूंगा। प्री मल्टीप्लाई पोस्ट मल्टीप्लाई, है ना, ये चीज आपने बोलते समय भी ध्यान देना है। मैट्रिसेस में प्री मल्टीप्लाई एंड पोस्ट मल्टीप्लाई से फर्क पड़ता है। ऑलराइट, सो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, B से प्री मल्टीप्लाई कर रहे हैं, है ना, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में चिपकाना चाहता हूं B। सो लेफ्ट हैंड साइड से जब B चिपकेगा तो ये I बनेगा, फिर यहां से अगर B चिपकेगा तो ये BC बनेगा, और यहां से जब ये चिपकेगा तो ये तो आपका 2B बनने वाला है। लेकिन अगर मैं पोस्ट मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या बनेगा, अगर मैं पोस्ट मल्टीप्लाई करता हूं तो यहां पे B इनवर्स के साथ में चिपकेगा तो वापस I बनेगा। अगर मैं पोस्ट मल्टीप्लाई करता हूं तो यहां पे आपके इसमें CB आएगा, और यहां पे पोस्ट मल्टीप्लाई करके आपके इसमें फिर से कितना आने वाला है, 2B ही आने वाला है ना। ये प्री और पोस्ट, ये प्री मल्टीप्लाई करके क्रिएट किया है और ये पोस्ट मल्टीप्लाई करके क्रिएट किया है। इज दैट क्लियर? प्री मल्टीप्लाई, पोस्ट मल्टीप्लाई। लेकिन अब यहां पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो I कॉमन निकल आया, B भी कॉमन निकल आया, तो ये भी सेम होना चाहिए ना, तभी तो आपकी इक्वेशन मैनेज करेंगे, अदरवाइज ये दोनों मैनेज कैसे होगी इक्वेशन, राइट। सो यहां से इंप्लाई हम क्या कर रहे हैं कि इस क्वेश्चन में BC और CB एक्चुअली बराबर है। यही एक्चुअली इंप्लीकेशन सबसे जरूरी था
ताकि आप यहाँ पे और कोई बीच में इंटरमीडिएट मैट्रिक्स वगैरह निकालने की कोशिश ना करें, ठीक है ना। अदरवाइज बी मैट्रिक्स निकालोगे हो सकता है ना, फिर आगे चल के उसको इस्तेमाल करोगे सी बी निकालने के लिए, फिर पता चलेगा सी बी निकालने के बाद में वही आ गया जो पहले से बी सी की वैल्यू थी, ठीक है ना। ये सबसे एफिशिएंट तरीका है टू रियलाइज इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, वन ऑफ द बेस्ट वेज टू रियलाइज कि यहाँ पे मैट्रिसेस आपकी कम्यूट कर रही हैं। तो यही चीज आप इस्तेमाल कर सकते हो आगे इक्वेशन में। अगर आप ऐसा कर पा रहे हो देयरफॉर, तो आपको यहां पर क्या मिल जाएगा, 1 -5 -1 2 के साथ में x1 x2, और ये आ जाएगा आपका 12 एंड -6 के साथ में कंपैरिजन। तो अगर आप यहां पे देखेंगे तो इक्वेशन कैसी बनने वाली है, दिस इनटू दैट करके x1 -5 x2, एंड यहां पे आ जाएगा दिस इनटू दैट करके -x1 एंड देन +2x2। ये इक्वेशन में जा रहा है 12 एंड -6 के साथ में। तो आपकी दो इक्वेशन, दो वेरिएबल अभी आपको सॉल्व करना है और अपना आंसर बताना है, ठीक है। तो चलो सॉल्व कर लेते हैं। चलिए, तो आपके यहाँ पे पहला इक्वेशन जो बन रहा है, दूसरा इक्वेशन जो बन रहा है, दोनों को ऐड करना होगा, है ना। x1 के साथ में -5x1 -5x2, ये आपका है 12 के बराबर, और वैसे यहां से आ जाएगा -x1, उसके साथ में आ जाएगा आपका 2x2, ये आ जाएगा आपका -6 के बराबर। दोनों को अगर मैं ऐड कर देता हूं तो आ जाएगा -3x2, ये आ जाएगा आपका किसके बराबर, 6 के बराबर, मतलब आपका x2 आ जाएगा -2 के बराबर। x2 अगर आपका -2 आया है तो किसी भी एक इक्वेशन में डाल दो -2, तो दैट इज गोइंग टू गिव यू योर x1 का वैल्यू, ठीक है ना। तो x1 का वैल्यू कितना आ रहा है एक बार देख लेते हैं। एवरीथिंग फाइन, ओके। सो यू नो दिस इनटू दैट एंड दिस इनटू दैट। सो आपके इसमें यहाँ पे जो वैल्यू निकल कर आ रहा है x1 का, वो कितना आ जाएगा, x1 इस तरफ, 6 इस तरफ, तो 6 माइनस दिस, x1 आ जाएगा आपका यहाँ पे 6 -4, मतलब ये आ जाएगा 2 के बराबर। ओके, सो x1 और x2 2 एंड -2 निकले हैं। ओह, तो दोनों का एडिशन फिर आपके यहाँ पे 0 आ जाएगा। दोनों का एडिशन फिर यहाँ पे जो पूछा गया है उसमें 0 आंसर आपके यहाँ पे कंफर्म हम कर पा रहे हैं, राइट। काफी बढ़िया सवाल है। एनालिसिस वाले क्वेश्चंस ज्यादा अच्छे लगते हैं जहाँ पे ज्यादा कैलकुलेशन नहीं है, बट यू जस्ट एनालाइज्ड व्हाट इज गोइंग ऑन इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट अप इज समथिंग फ्रॉम डिटर्मिनेंट। देखने में एकदम खतरनाक सवाल, लेकिन कुछ है नहीं इसके अंदर। ध्यान से देखो क्या हो रहा है यहां पे, क्या हो रहा है। दो बड़े बड़े स्टेटमेंट्स इन्होंने यहां पर देख रखे हैं। अब डिटर्मिनेंट फॉर्मेट में कुछ भी दोगे तो बड़ा ही दिखाई देगा। डिटर्मिनेंट क्योंकि होता ही खुद अपने आप में बड़ा एक्सप्रेशन है, ठीक है ना। क्या करें, सो इफ दिस डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू दैट डिटर्मिनेंट, तो ये कंडीशन आपकी सही है क्या कि cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा आपका 3/2 के बराबर है। ओके, एंड इफ दिस इज इक्वल टू px प्लस क्यू, तो आपका p स्क्वायर जो है क्या वो 196 क्यू स्क्वायर के बराबर है। ऐसा आपको निकाल के बताना है। सो आपका यहाँ पर जो सवाल है ये मतलब बहुत ही बस कैलकुलेशन करना है और कुछ नहीं करना है इसके अंदर, ठीक है ना। तो मैं क्या कहता हूँ यहाँ पे ये इसको जो है हम थोड़ी देर के लिए d1 कहते हैं, डिटर्मिनेंट 1, फिर इसको हम यहाँ पे d2 कहते हैं, डिटर्मिनेंट 2। दोनों को सॉल्व कर लेते हैं पहले, d1 d2। तो आपको यहाँ पे d1 सॉल्व करके कितना आएगा, d1 अगर आप यहाँ पे सॉल्व करते हैं तो आपके इसमें 1 के साथ में क्या आ रहा है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर गामा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर गामा आ रहा है 1 के साथ में। फिर माइनस कॉस अल्फा के साथ में कितना आ रहा है, माइनस कॉस अल्फा के साथ में आपका माइनस कॉस अल्फा, माइनस कॉस अल्फा, माइनस कॉस अल्फा, एंड देन माइनस कॉस बीटा कॉस गामा, ऐसा कुछ बन रहा है, ठीक है ना। एंड देन लास्ट आपका कॉस बीटा के साथ में कितना आ रहा है, कॉस बीटा के साथ में आपका आ रहा है कॉस अल्फा कॉस गामा, कॉस अल्फा कॉस गामा, एंड देन उसके साथ में माइनस ऑफ कॉस बीटा। सो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो सिमेट्रिक एक्सप्रेशन आया है, बहुत ही शानदार एक्सप्रेशन आया है। d1 अल्टीमेटली आप यहाँ पे क्या कंफर्म कर पा रहे हैं, 1 तो है ही इसके अंदर, 1 के साथ में और क्या क्या है, माइनस कॉस स्क्वायर गामा माइनस प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। नहीं, सिमेट्री टूट गई इसके अंदर। लेट मी जस्ट चेक द साइन वंस अगेन, है ना। आपके पास में यहाँ पे माइनस कॉस अल्फा के साथ में कितना है, कॉस अल्फा माइनस दैट। हाँ, तो यहाँ पे माइनस का साइन नहीं आएगा ना, माइनस को लगाए, यहाँ पे माइनस का साइन नहीं आना चाहिए, ठीक है। ऑलराइट, सो यहाँ पे आपके इसमें माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा एंड देन लास्ट में माइनस कॉस स्क्वायर बीटा भी है, मतलब बिल्कुल ठीक है। 1 माइनस के साथ में आपके यहाँ पे कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस कॉस स्क्वायर बीटा एंड देन माइनस कॉस स्क्वायर गामा बन रहा है। उसके साथ में अल्फा बीटा गामा वाले जो टर्म्स हैं उनको भी अगर आप ध्यान से देखते हो, सो आपके पास में दो ऐसे टर्म्स क्रिएट हो रहे हैं, एक बार यहाँ से एक बार यहाँ से, मतलब ये आ रहा है उसके साथ में 2 टाइम्स ऑफ कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, ठीक है। ये हमारे d1 की वैल्यू है। अब ऐसे हम यहाँ पे एक बार d2 भी कैलकुलेट करके देखना चाहते हैं कितना है, ठीक है ना। सो d2 की कैलकुलेशन देखो, अगर आप d2 यहाँ पे कैलकुलेट करना स्टार्ट करते हो तो आपको क्या मिलता है, ये तो ठीक है, बढ़िया है। हम यहाँ पे 0 के साथ में ओपन करेंगे, उसके बाद में यहाँ पे माइनस कॉस अल्फा के साथ में ओपन करेंगे। माइनस कॉस अल्फा के साथ में कितना आ जाएगा आपका, ये हो जाएगा 0 और ये आ जाएगा माइनस ऑफ
कॉस बीटा कॉस गामा। और अगर कॉस बीटा के साथ में मैं देखता हूं कितना आ रहा है, सो कॉस बीटा के साथ में आपको मिल जाएगा दिस इनटू दैट, मतलब कॉस अल्फा कॉस गामा, राइट। सो इसको अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा। तो ये कहना क्या चाहता है कि कंडीशन ये है कि d1 और d2 बराबर है। सो इफ आई पुट इन दिस कंडीशन कि d1 d2 बराबर है तो क्या हो जाएगा, सिंस d1 इज इक्वल टू d2 इंप्लाइज, हम कहना क्या चाहते हैं कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस कॉस स्क्वायर बीटा एंड माइनस कॉस स्क्वायर गामा, ये किसके बराबर, सॉरी एंड प्लस समथिंग एल्स ऑल्सो, प्लस 2 टाइम्स ऑफ कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, है ना। ये जो आपके इसमें पूरा एक्सप्रेशन है ये किसके बराबर आना चाहिए, ये 2 टाइम्स ऑफ दिस के बराबर आना चाहिए, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा। तो ये तो आपका टर्म कैंसिल हो जाएगा, और अगर ये आपका टर्म कैंसिल हो रहा है तो क्या आपका स्टेटमेंट ट्रू है क्या, कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर गामा कितना बन रहा है, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, ये आपका आ जाएगा 1 के बराबर, राइट। सो डिटरमिनेंट पहला वाला ओपन किया, डिटरमिनेंट दूसरा वाला ओपन किया, दोनों को इक्वेट किया और ये रिजल्ट आ गया। इन्होंने जो रिजल्ट दिया उसके साथ में मैच नहीं करता, तो पहला स्टेटमेंट आपका फॉर श्योर क्या है, फॉल्स है, पहला स्टेटमेंट आपका फॉल्स है, ठीक है। दूसरे की बात करते हैं अब यहां पे, दूसरा स्टेटमेंट के ऊपर आते हैं। दूसरा स्टेटमेंट हमें कह रहा है कि अगर आप यहां पे इसके अंदर पी और क्यू निकालोगे ना, सो पी स्क्वायर जो है वो 196 क्यू स्क्वायर के बराबर है। ओके, अब देखने में बड़ा है, लेकिन अगर मेरे पास में ऑलरेडी इसका एक इक्विवेलेंट लिखा हुआ है कि यार ये है, तो हम यहां पे इसके अंदर वैल्यूज डाल के सॉल्व करते हैं हमेशा, समझ रहे हो, इसके अंदर कोई नई बात नहीं है। हम यहां पे डायरेक्टली कुछ वैल्यूज इनपुट में डालेंगे एंड देन वी विल चेक कि यार यहाँ पे एग्जैक्टली पी और क्यू कितने निकल कर आ रहे हैं। जैसे यहाँ पे 0 डालने से क्यू आ जाएगा, अगर आप 0 डालो तो दोनों साइड डालो, क्योंकि ये इसके बराबर है तो इसने खुद ने कमिट किया है, हमने थोड़ी बोला है, वो तो उसने बोला है, मतलब ये सही होना चाहिए, राइट। एटलीस्ट ये तो सही होना चाहिए, फिर ये स्टेटमेंट सही है कि नहीं वो आगे चल के चेक करेंगे, ठीक है ना। ओके, तो अगर ये इसके बराबर है और हम पी एन क्यू निकालना चाहते हैं तो 0 डाल के मेरे पास में क्या डिटरमिनेंट क्रिएट हो रहा है, लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे -2 आएगा, यहाँ पे मेरे पास में -1 आएगा, यहाँ पे मेरे पास में 0 आएगा 0 डाल के, है ना, यहाँ पे -3 आ रहा है, यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3 आ रहा है 0 डाल के, यहाँ पे -1 आ रहा है, यहाँ पे आपका -1 आ रहा है, ठीक है। ये 0 डाल के बन रहा है, तो राइट हैंड साइड में क्या आ जाएगा, क्यू आ जाएगा, राइट, राइट हैंड साइड में क्यू आएगा। और क्यू की वैल्यू यहाँ से हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो क्यू की वैल्यू कितनी निकल कर आ रही है, यहाँ पे 0 के साथ में तो हटाओ अलग, -1 के साथ में कितना आ जाएगा, -1 के साथ में यहाँ पे 1 एंड देन उसके साथ में यहाँ पे +9 एंड देन -2 के साथ में क्या हो रहा है, -2 के साथ में आपका आ रहा है सिंपली 1, राइट। सो ओवरऑल इफ यू नोटिस तो आपके इसमें यहाँ पर बनेगा कितना, -12, ये आ रहा है आपका क्यू का वैल्यू, ठीक है ना, -12। अब ये जो हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया है ना, इसी तरीके से एक बार हम कैलकुलेट और करना चाहते हैं क्या, इसके साथ ही साथ हम कैलकुलेट करना चाहते हैं यहाँ पे एक और एक्सप्रेशन जिसके अंदर मेरे पास क्यू पी भी रहे। यूजुअली इस तरह के क्वेश्चन जब हम क्लास में करते हैं तो हमें सिखाया जाता है कि डिफरेंशिएशन कर लेते हैं, लेकिन डिफरेंशिएशन के लिए बहुत बड़ा है, डिफरेंशिएशन वाले रास्ते पे नहीं जाते हैं। डिफरेंशिएट करके 0 डालना भी एक थॉट हो सकता है, लेकिन छोड़ते हैं ना, ऐसा करते हैं 1 डालते हैं, p + q आ जाएगा, क्या दिक्कत है। अगर p + q आ जाएगा तो यहाँ पे मेरे पास में q तो पहले से है, तो मैं आगे उसको यूज कर लूंगा, ठीक है ना। सो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे 1 डाल देते हैं उसके अंदर। अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू 1 के साथ में यहाँ पे अगर क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ तो मेरे पास में जो एक्सप्रेशन बनेगा वो क्या बनेगा, 1 डाल के यहाँ पे आ जाएगा 2, 1 डाल के यहाँ पे आ जाएगा फिर से 2, 1 डाल के यहाँ पे आ जाएगा 0, 1 डाल के, भाई साहब पेज चेंज करने में बड़ी दिक्कत होती है। 1 डाल के यहाँ पे कितना आ जाएगा, -1, ओके। यहाँ पे 1 डाला तो 2, यहाँ पे 1 डाला तो 2 और यहाँ पे 1 डाला तो आपको -1 मिल रहा है। यहाँ पे अगर मैंने 1 डाला तो ये कितना होगा, 5 - 1 मतलब 4। यहाँ पे अगर मैंने 1 डाला तो ये हो जाएगा 3, यहाँ पे अगर मैंने 1 डाला तो ये हो जाएगा 0, ओके। यहाँ पे अगर मैंने 1 डाला तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा आपका 5 और 1 6। अगर मैंने यहाँ पे 1 डाला तो ये हो जाएगा 1 के बराबर, और अगर मैंने यहाँ पे 1 डाला तो ये हो जाएगा 1 के बराबर, ठीक है। सो ऑल दीज थिंग्स आर बेसिकली प्रीटी इजी टू कैलकुलेट एंड ये आपका जो है बनेगा p + q के बराबर, राइट। सो अगर मैं इसको सॉल्व करना चाहता हूँ तो या तो आप डायरेक्टली इसको सॉल्व कर लो, या फिर अगर मेरी मानो तो एक बार सिंपल सा यहाँ पे प्रॉपर्टी भी इस्तेमाल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है कि दिख रहा है ना यार यहाँ पे कि यार इसको बड़े आसानी से मैं क्या कर सकता हूँ, 0 से बनवा सकता हूँ, ठीक है ना। सो जब भी दिखता है तो मुझे लगता है कि कर लेते हैं। आपको अगर लगता है कि डायरेक्टली ओपन करना ठीक है तो डायरेक्टली ओपन करो, नंबर से कोई बहुत बड़े नहीं है, ठीक है ना। लेकिन मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं थोड़ा सा यहाँ पे कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन करके डबल करके ऐड कर रहा हूँ, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, डबल करके ऐड करूंगा तो 0 है तो 4 ही बनेगा वापस, डबल करके ऐड करूंगा तो ये 8 हो जाएगा।
इसमें भी डबल करके ऐड करूंगा तो 0 हो जाएगा, डबल करके ऐड करके 3 ही रहने वाला है, डबल करके ऐड करके 3 हो जाएगा, और बाकी आपका -1, 0 एंड 1 है, ठीक है ना। तो ये आपका बेसिकली पी एंड क्यू, पी प्लस क्यू की वैल्यू निकल कर आ जाएगी यहाँ से। सो कितना आ रहा है पी प्लस क्यू यहाँ से, अगर आप नोटिस करोगे तो केवल -1 के अंदर ही मल्टीप्लाई करना है ना मुझे। सो दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दैट, राइट। तो आ जाएगा कितना आपका 12 एंड ये आ जाएगा आपका 24, है ना, सब्ट्रैक्ट करके। एंड यहां से आप क्या कंफर्म कर पा रहे हैं कि आपका 12 के बराबर वैल्यू बनता है। ये +12 के बराबर आपका वैल्यू आया है, लेकिन हमें ऑलरेडी क्या पता है, क्यू का वैल्यू -12 हमें पता है, सिंस q इज इक्वल टू -12। तो यहां से p का वैल्यू कितना आ जाएगा, ये 24 के बराबर आ जाएगा। p का वैल्यू आपका 24 के बराबर आ रहा है। सो p अगर आपका यहां पे अगर आप वैसे नोटिस करोगे तो ट्वाइस ऑफ q है। यहां से हम इंप्लाई क्या कर सकते हैं, यहां से हम ये इंप्लाई कर सकते हैं कि आपका जो p है वो ट्वाइस ऑफ q है क्या, या इनफैक्ट माइनस साइन भी आएगा उसके अंदर, माइनस साइन भी आएगा, है ना। इसका नेगेटिव भी करेंगे और ट्वाइस करेंगे तो हमें p मिलेगा। अगर मैं इनका स्क्वायर करता हूं तो मेरे पास में p स्क्वायर जो है वो तो सिंपली 4q स्क्वायर आना चाहिए। इन्होंने तो कोई बहुत ही बड़ी क्वांटिटी यहां पर लिख के रखी है ना, 196 क्यू स्क्वायर इन्होंने बोल के रखा है, विच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। तो ये स्टेटमेंट भी आपका क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। दोनों ही स्टेटमेंट्स आपके फॉल्स निकले हैं, तो आप किसको सिलेक्ट करोगे, बोथ आर फॉल्स। सेकंड स्टेटमेंट हम यहां पे सिलेक्ट कर सकते हैं। इज दैट फाइन। चलिए और देखते हैं एक सवाल। ये वाले सवाल में क्या हो रहा है, बहुत ही रेगुलर क्वेश्चन। लेट n be the number obtained on rolling a fair dice. If the probability that the system this has a unique solution is k by 6, तो आपको यहां पर अभी आगे बताना है then the sum of k and all possible values of n कितने होने चाहिए, राइट। सो इस तरह के सवालों में ऑब्वियसली हम क्या करना चाहते हैं, हमारा जो स्टैंडर्ड डेल्टा है उसको कैलकुलेट करके कुछ ना कुछ कमेंट करेंगे। तो डेल्टा अगर मैं यहां पे लिखता हूं तो कितना आ जाएगा, 1 माइनस n एंड 1, उसके साथ में आ जाएगा आपका 1 n-2 एंड देन यहां पे आ जाएगा आपका n+1, एंड उसके साथ साथ आपका यहां पे, अच्छा यहां पे x नहीं है तो यहां पे आएगा 0, यहां पे आएगा n-1 और यहां पे आएगा 1। डेल्टा की वैल्यू हमें यहां पे अच्छी तरीके से बस कैलकुलेट करनी है। सो डेल्टा की वैल्यू कैलकुलेट करते समय हम क्या करें, डेल्टा की वैल्यू कैलकुलेट करते समय ऑलरेडी हमें यहां पे क्या है, अच्छा कुछ कुछ नजर आ रहा है वैसे, है ना। आई होप आपको भी नजर आ रहा होगा। कॉलम का बोर्ड ओपन कर लें, है ना, एटलीस्ट एक 0 तो हमें यहां पे मिलेगा। तो कॉलम का बोर्ड अगर मैं ओपन करता हूं, या फिर एक और काम करवा सकते हैं, ऐसे करते हैं कि मुझे, क्योंकि वही मैंने बोला कि अगर मुझे दिख रहा होता है ना, ऐसा लगता है कि कर लेते हैं, ठीक है ना। तो मैं ऐसा करता हूं कि रो सबट्रैक्ट करा लेता हूं, रो 1 गोज टू रो 1 माइनस रो 3 करा लेता हूं, ठीक है ना। तो मेरे पास में क्या हो जाएगा, यहां पे भी एक 0 आ जाएगा। चलो जाने ही देते हैं अब की बार, है ना, कर ही लेते हैं इसको ओपन। तो 1 के साथ में क्या आ रहा है, 1 के साथ में आपके इसमें यहाँ पे n-2 है, एंड सब्ट्रैक्शन में और कितना आ जाएगा, सब्ट्रैक्शन में n² - 1, तो ये n² + 1 बनेगा, राइट। माइनस माइनस प्लस, या फिर कॉलम का बोर्ड ओपन कर लेते हैं, -1 का बोर्ड देख लेते हैं, राइट। कॉलम का बोर्ड ओपन करेंगे तो -1 का बोर्ड कितना आ रहा है, यहाँ पे आ जाएगा आपके इसमें -n एंड उसके साथ में आ जाएगा -n+1, ठीक है ना। आई गेस वी आर सॉर्टेड। इतना से कैलकुलेशन करना है, ज़्यादा दिमाग पे नहीं लेते हैं। सो नाउ व्हाट हैपेंस एट आफ्टर दिस, मेरे पास में यहाँ पे क्या क्या आ रहा है, मेरे पास में आ रहा है n - n² एंड देन ऑल्सो -1। इसको अगर मैं ओपन करूंगा तो ये माइनस माइनस प्लस करके 2n हो जाएगा, एंड देन -1 फर्दर यहां से भी आ रहा है। तो यार मेरे पास में -n² + 3n एंड -2। तो माइनस कॉमन निकाल के हमारी जो क्वाड्रेटिक है काफी अच्छी बन रही है। ये क्वाड्रेटिक जो आपकी आ रही है क्या है, n-1 × n-2 के बराबर है। तो ये हमने जो निकाला है, ये डेल्टा का वैल्यू निकाल लिया है। और हमें क्या बोला जा रहा है इस क्वेश्चन में, इफ n विद द नंबर ऑब्टेन्ड ऑन द फेयर डाइस, इफ द प्रोबेबिलिटी दैट द सिस्टम दिस हैज यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन के लिए मुझे क्या चाहिए, डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 चाहिए यूनिक के लिए, राइट। और अगर मैं 0 नहीं करना चाहता हूं, मतलब मैं क्या नहीं करना चाहूंगा, मतलब मैं n को क्या नहीं करना चाहूंगा, 1 and 2 नहीं करना चाहूंगा। यार इसका मतलब मैं n को क्या करना चाहूंगा, फेवरेबल केसेस क्या हैं, फेयर डाइस के ऊपर और क्या होता है, 3, 4, 5 and 6। तो 4 हमारे पास में फेवरेबल केसेस हैं फॉर यूनिक सॉल्यूशन। तो k का वैल्यू 4 आ गया। अब लास्ट में जो आपको रिपोर्ट करना है वो क्या है, अपार्ट फ्रॉम k जो यहां पे 4 है, राइट, आपको बताना है सम ऑफ k एंड ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ n जो यहां पर आपको मिल सकते हैं। सो दीज आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ n, इन सबको ऐड करके आपको बताना है। सो फाइनल आंसर कुछ ऐसा लिखा जाएगा बेटा, आपका फाइनल आंसर में आपको मिलेगा 4 + 3 + 4 + 5 + 6, राइट। कितना हो जाएगा ये 9, 9, 18 एंड 22। फिर आपको यहां पे फाइनल आंसर बनना चाहिए, ठीक है।
चलिए, तो आज हमने यहाँ पर काफी समय दिया है एंड हमने यहाँ पे मेट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स के जो भी अच्छे क्वेश्चंस हैं सारे डिस्कस कर लिए। इनफैक्ट अच्छे क्वेश्चन मैं यहाँ पर कह रहा हूँ, लेकिन हमने लगभग सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं, ऐसा आपको लगेगा जब आप जाके बाकी बचे हुए क्वेश्चंस देखोगे, क्योंकि 3-4 ही सवाल आपके यहाँ पर बचे हैं। बट डू गो एंड सी दोज क्वेश्चंस एज वेल। उससे आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि आपने यहाँ पे सारे क्वेश्चंस पहली बात तो देख लिए हैं। दूसरी बात, आपको पता रहेगा कि हमने सच में यहाँ पर जो अच्छे वाले क्वेश्चन कर लिए हैं, जो बच गए हैं वो इससे भी सिंपल वाले आपके कहने के क्वेश्चन है। एंड मुझे लगता है कि जिस तरह से हम यहाँ पे कंप्लीट डिस्कशंस कर रहे हैं, आपको चीजें अच्छे से समझ में आ रही होंगी। अगर आपको लगता है कि हम यहाँ पे और भी कुछ करके आपके जो है अंडरस्टैंडिंग को फर्दर बिल्ड कर सकते हैं, देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। वो भी चेंजेस हमें आपके लिए कर सकते हैं। लेकिन हाँ, बचे हुए जो आपके क्वेश्चन हैं वो आपको कहाँ मिलने वाले हैं आपको बता देता हूँ। तो बचे हुए जो आपके यहाँ पे क्वेश्चन है बेटा, है ना, ऑब्वियसली मार्क्स ऐप के ऊपर आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना। ये आपकी मोबाइल ऐप में अगर आप ओपन कर रहे हो वैसे ओपन कर लो, अदरवाइज आप सिंपली अपने ब्राउजर में जाके अगर मार्क्स ऐप ढूंढते हो तो आपको मिल जाएगा। एंड उसके अंदर ये 2026 के जो क्वेश्चन है जेईई मेन के ऑलरेडी यहाँ पे ऐड हो चुके हैं। मैथमेटिक्स के सेक्शन में जैसे अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ तो मुझे यहाँ पे मिल जाएगा, है ना, मेट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स कहीं ना कहीं तो मिलेगा। यहाँ पर देखो मेट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स मिल गया आपको। एंड इसके अंदर देख लो सारे के सारे पीवाईक्यू जो हैं आप अगर ओपन करोगे तो यहाँ पे लगभग सारे क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। ये वाला क्वेश्चन जैसे हमने नहीं किया है, इसको ट्राई करना। और कौन सा क्वेश्चन नहीं किया हमने, ये वाला क्वेश्चन हमने नहीं किया, लेकिन बहुत ही रेगुलर क्वेश्चन है, ए ट्रांसपोज इनटू ए वाला, ये आपको बताया जाता है ना, बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, ये नहीं किया, इसको जाके कर सकते हो। तो ऐसे 2-3 सवाल आपको मिलेंगे जो अभी हमने यहाँ पे नहीं किए हैं मेट्रिसेस के, और इक्का दुक्का सवाल हमने डिटरमिनेंट्स का नहीं किया है, वो आप जाके थोड़ा सा ट्राई करो। एंड दैट शुड गिव यू फर्दर कॉन्फिडेंस कि आपको यहाँ पे जनवरी अटेम्प्ट में जो जो यहाँ पे सवाल आए थे सारे आपने देख लिए हैं। एंड वही टाइप के क्वेश्चन आपको अगर नहीं करते आ रहे हैं तो उन क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप फर्दर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं यहाँ पे अपने अगले सेशन में एंड वी विल बी कवरिंग अवर नेक्स्ट टॉपिक। टिल देन टेक केयर एवरीवन, बाय बाय, कीप स्टडिंग एंड बी कॉन्फिडेंट। अच्छा जाएगा मैथ्स, ठीक है, टेक केयर, बाय बाय।